आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। सोचिए, ज्यादातर बड़ी कंपनियों की सालाना बैठकें कैसी होती हैं? अक्सर काफी औपचारिक और सच कहूं तो थोड़ी बोरिंग भी शायद। हाँ बिल्कुल। एक तयशुदा एजेंडा होता है बस। लेकिन क्या आपको पता है कि बर्कशायर हैथवे की बैठकों में हजारों शेयरधारक घंटों तक सवाल पूछते हैं और वॉरेन बफे और चार्ली मंगर जैसे दिग्गज उन्हें बहुत गंभीरता से जवाब देते हैं। जी, ये अपने आप में बहुत अलग बात है ना? आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ ऐसे ही अनूठे सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। और ये जानकारी हमें मिली है कुछ खास लेखों और नोट से। हाँ, और ये सिद्धांत खासतौर पर बर्कशायर हैथवे के नजरिए को दिखाते हैं। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर की जो सोच है उसे दर्शाते हैं। जी, जो उन्होंने इतने सालों में विकसित की है। हमारे पास जो जानकारी है वो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी को चलाने का एक बिल्कुल अलग तरीका सामने रखती है। शायद जो हम आमतौर पर देखते हैं उससे एकदम जुदा। हाँ, पारंपरिक तरीकों से काफी हटकर। तो हमारा मकसद क्या है आज? हमारा मकसद है व्यवसाय, मालिकाना हक और मैनेजमेंट के इस खास मॉडल को समझना और ये जानना कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना सफल और दूसरों से अलग बनाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस अनोखी दुनिया की परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो बर्कशायर को अलग करती है वो है उनका रवैया। जी, किस तरह का रवैया? कहने को तो ये कॉरपोरेशन है, पर इसकी आत्मा आप कह सकते हैं एक साझेदारी जैसी है। अच्छा। वे शेयरधारकों को सिर्फ शेयर होल्डर नहीं बल्कि मालिक साझेदार मानते हैं और खुद को बफे और मंगर को प्रबंधकीय साझेदार। ये सोच ही अलग है, मालिक साझेदार। हाँ, और कमाल की बात यह है कि वे कंपनी को शेयरधारकों के लिए संपत्ति रखने का एक जरिया मानते हैं। ये नहीं कि कंपनी खुद ही अंतिम मालिक है। कंपनी एक माध्यम है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। और ये सोच उनकी सालाना बैठकों में साफ दिखती है। जहां बाकियों की बैठकें शायद सिर्फ एक औपचारिकता होती हैं, रस्मी तौर पर, वहीं बर्कशायर में घंटों असली बिजनेस पर बिजनेस के मुद्दों पर चर्चा होती है। सोचिए, शुरुआत में जहां सिर्फ कोई 12 लोग आते थे। अच्छा? सिर्फ 12। हाँ। और अब 7,500 से ज्यादा लोग जुटते हैं। ये किसी बिजनेस मीटिंग से ज्यादा एक फेस्टिवल जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इस मानसिकता का असर बहुत गहरा है मेरे ख्याल से। कैसे? जरा और बताएंगे इसके बारे में। देखिए, जब आप खुद को सिर्फ एक शेयर सर्टिफिकेट जिसकी कीमत रोज ऊपर नीचे होती है उसका मालिक नहीं समझते, बल्कि एक असली बिजनेस के हिस्सेदार के तौर पर देखते हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसे आप हमेशा के लिए रखना चाहेंगे, जैसे कोई पुश्तैनी खेत हो या कोई घर। हाँ, समझ गया। तो आपका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। आप रोज के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। अच्छा। बर्कशायर के शेयरों में जो तुलनात्मक रूप से कम सालाना बदलाव देखा गया है वो शायद इसी सोच का नतीजा है। ये दिलचस्प है। और मजे की बात यह है कि यही सोच वे अपने निवेशों पर भी लागू करते हैं। जब वे कोका कोला या जिलेट जैसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, हाँ, तो वे खुद को एक साइलेंट पार्टनर मानते हैं। उनका ध्यान कंपनी की लंबी अवधि की तरक्की पर होता है, न कि शेयर की रोज की कीमत पर। अच्छा, तो कीमत गिरे तो भी चिंता नहीं? ज्यादा नहीं, बल्कि उनके लिए शेयर की कीमत में गिरावट अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक मौका बन सकती है। चिंता की बात नहीं। वाह। और इसी सोच से जुड़ा है उनका वो मशहूर सिद्धांत वी ईट आवर ओन कुकिंग। हाँ, हम वही खाते हैं जो हम पकाते हैं। इसका मतलब क्या है? यही कि डायरेक्टर्स अपनी ज्यादातर दौलत कंपनी में ही निवेश करके रखते हैं। जी हाँ। बफे की 99% से ज्यादा संपत्ति, मंगर परिवार की 90% या उससे भी ज्यादा। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ। इससे होता क्या है, इससे मैनेजमेंट और शेयर धारकों के हित वो पूरी तरह एक सीध में आ जाते हैं। अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट्स। बिल्कुल। मैनेजर पैसा तभी बनाते हैं जब उनके मालिक साझेदार बनाते हैं, और ठीक उसी अनुपात में। अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उन्हें भी होता है। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि कंपनी भली अच्छा ना करे पर मैनेजर मोटी तनख्वाह और स्टॉक ऑप्शन से अमीर होते रहें। बर्कशायर में ऐसा नहीं है। ये हितों का तालमेल वाकई बहुत शक्तिशाली चीज है। जी, ये सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में मैनेजमेंट को मालिकों की तरह सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अब जब मालिक वाली सोच है तो जाहिर है उनके लक्ष्य और उन्हें मापने का तरीका भी अलग होगा ना? हाँ, होना ही चाहिए। उनका दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य क्या है? क्या वो कंपनी का साइज बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, साइज बढ़ाना उनका मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो फिर क्या है? उनका लक्ष्य है प्रति शेयर आधार पर कंपनी के वास्तविक व्यावसायिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू की औसत वार्षिक वृद्धि दर को अधिकतम करना। अच्छा,
हर शेयर की असली कीमत कितनी बढ़ रही है ये ज्यादा जरूरी है, ना कि कंपनी कितनी बड़ी हो गई। बिल्कुल सही। और ये वास्तविक व्यावसायिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये किसी बिजनेस की असली कीमत है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि वो भविष्य में कितना कैश कमा सकता है। ये आज के शेयर बाजार के भाव से अलग हो सकती है। बर्कशायर इसी असली कीमत को बढ़ाने पर फोकस करता है। और वो ये भी मानते हैं कि ग्रोथ रेट कम होगी आगे जाकर। हाँ, वे ये स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे कंपनी बहुत बड़ी होती जाएगी, विकास की दर धीमी होगी। पहले उनका औसत लक्ष्य शायद 15% सालाना वृद्धि का था, लेकिन अब उनका मुख्य उद्देश्य है कि वे औसत बड़ी अमेरिकी कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करें, भले ही उनकी खुद की वृद्धि 15% से कम हो। लेकिन असल में तो काफी ज्यादा रही है। हाँ, ये भी सच है। 1983 से लेकर जब ये स्रोत लिखे गए, तब तक उनकी लगभग 25% की सालाना वृद्धि दर रही है, जो खुद बफे और मंगर के लिए भी मतलब हैरान करने वाली थी। 25% कमाल है। और इस मूल्य को मापने के लिए वे पारंपरिक अकाउंटिंग को काफी नहीं मानते। जी नहीं, वे उसे अपर्याप्त मानते हैं। यहीं पर वो लुक थ्रू अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट आता है ना? ये क्या चीज है? हाँ, लुक थ्रू अर्निंग्स ये एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है कंपनी की कमाई को देखने का। कैसे? देखिए, पारंपरिक अकाउंटिंग सिर्फ वो मुनाफा दिखाती है जो कंपनी सीधे कमाती है ना? हाँ। लेकिन बर्कशायर उन कंपनियों में भी बड़ा निवेश रखता है जिनका वो पूरा मालिक नहीं है, पर जिनमें बड़ी हिस्सेदारी है। जैसे कोका कोला? बिल्कुल। अब ये कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं उसका कुछ हिस्सा तो डिविडेंड के रूप में देती हैं और कुछ अपने ही बिजनेस में वापस लगा देती हैं। उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। ठीक है। पारंपरिक अकाउंटिंग सिर्फ मिले हुए डिविडेंड को गिनती है, लेकिन बफे और मंगर का मानना है कि वो पैसा जो कंपनियां वापस अपने बिजनेस में लगा रही हैं, वो भी बर्कशायर के लिए मूल्यवान है। अगर वो पैसा सही जगह लग रहा हो तो? बिल्कुल, बशर्ते वो कंपनियां उस पैसे को अच्छे से मतलब प्रभावी ढंग से निवेश कर रही हों। तो लुक थ्रू अर्निंग्स में बर्कशायर की अपनी कमाई के साथ साथ उसके निवेशित कंपनियों के उन रिटेन्ड अर्निंग्स का हिस्सा भी जोड़ा जाता है, कुछ टैक्स एडजस्टमेंट के बाद, बेशक। अच्छा, तो ये एक तरह से पर्दे के पीछे छिपी कमाई को देखने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं, जिसे सामान्य अकाउंटिंग नजरअंदाज कर देती है। उनका मानना है कि समय के साथ ये छिपी कमाई उतनी ही कीमती साबित हुई है जितनी की घोषित कमाई। इसी सोच के तहत उन्होंने साल 2000 के लिए $1.9 बिलियन लुक थ्रू आय का लक्ष्य रखा था। वाह, ये तो कमाई को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। चलिए अब उनके एक और सिद्धांत पर आते हैं, वित्तीय समझदारी, खासकर कर्ज को लेकर। इस पर उनका क्या रुख है? उनका रवैया इसमें बेहद सतर्क है, मतलब बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है वो। अच्छा। वे कर्ज का इस्तेमाल बहुत संयम से करते हैं और अगर लेते भी हैं तो कोशिश करते हैं कि लंबी अवधि के लिए फिक्स्ड ब्याज दर पर मिले, ताकि ब्याज दर बढ़ने का रिस्क ना रहे। जी, वे किसी आकर्षक अवसर के लिए अपनी बैलेंस शीट पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालना पसंद नहीं करेंगे। उनका वो मोटो भी है शायद, पहले स्थान पर आने के लिए। हाँ, पहले स्थान पर आने के लिए आपको पहले दौड़ पूरी करनी होगी। सही बात है। इसका मतलब है कि बड़े फायदे के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगाना बेवकूफ़ी है। बुफे ने कहा भी है कि वे उस चीज़ के लिए जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे जो उनके पास है और जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मतलब अपने दोस्तों और परिवार की जमा पूंजी। बिल्कुल। लेकिन उनके पास लिवरेज यानी अपनी पूंजी से ज्यादा संपत्ति इस्तेमाल करने के दो दिलचस्प और कम जोखिम वाले स्रोत भी हैं, है ना? एक तो टैक्स वाला। हाँ, पहला है स्थगित कर यानी डेफर्ड टैक्सेस, मतलब वो टैक्स जो देना तो है पर अभी नहीं, बाद में। और दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है शायद, हाँ, दूसरा है बीमा कारोबार से मिलने वाला फ्लोट। फ्लोट ये क्या होता है? सोचिए, बीमा कंपनी आपसे प्रीमियम आज ले लेती है ना? हाँ। लेकिन क्लेम का भुगतान शायद कुछ समय बाद करेगी या शायद कभी नहीं भी करेगी। इस बीच जो पैसा कंपनी के पास रहता है जिसे वो निवेश कर सकती है, वही फ्लोट है। अच्छा, ये तो काफी पैसा होता होगा। हाँ, बहुत। और अगर बीमा कंपनी अपना कारोबार बिना नुकसान के चला लेती है, मतलब अंडरराइटिंग ब्रेक इवन पर रहती है, तो ये फ्लोट एक तरह से मुफ्त का पैसा हो जाता है, बिना लागत की पूंजी। जी हाँ। और बर्कशायर ने औसतन ऐसा किया भी है। और जब उन्होंने जायको जैसी बड़ी बीमा कंपनी खरीदी तो शून्य लागत वाले फ्लोट की उनकी क्षमता और बढ़ गई। तो ये फ्लोट उन्हें ज्यादा संपत्ति रखने की ताकत देता है। बिल्कुल, ये उन्हें अपनी इक्विटी पूंजी की तुलना में ज्यादा संपत्ति सुरक्षित रूप से रखने की इजाजत देता है। ये उनकी वित्तीय ताकत का एक बड़ा राज है। और इसी पैसे को वे कैसे लगाते हैं? मतलब पूंजी आवंटन, कैपिटल एलोकेशन का उनका सिद्धांत क्या है? बहुत सीधा और सरल सिद्धांत है। क्या?
वे केवल वही बिजनेस खरीदेंगे या निवेश करेंगे जिनसे बर्कशायर के हर शेयर का वास्तविक मूल्य, वो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा। सिर्फ साइज बढ़ाने या डाइवर्सिफाई करने के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी बिक रही है या वो अलग सेक्टर में है इसलिए नहीं खरीदेंगे। सिद्धांत वही है, वे शेयर धारकों के पैसे से वही करेंगे जो वे समझदारी से अपने पैसे से करते, पूरी तरह मालिक वाली सोच। सही है। अब मैनेजमेंट और बोर्ड के बारे में बात करते हैं। एक दिलचस्प बात कही गई है, जिन रमी व्यवहार की आलोचना के बारे में। ये क्या है? हाँ, जिन रमी, ये एक कार्ड गेम का जिक्र है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अक्सर अपनी सबसे कमजोर इकाइयों या बिजनेस को जल्दी से बेच या बंद कर देता है। जैसे हम कार्ड गेम में खराब पत्ते फेंक देते हैं। अच्छा। बर्कशायर इसके उलट करता है। वे आसानी से हार नहीं मानते। वे अपनी कमजोर कंपनियों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब समस्याओं से जूझते हैं, भागते नहीं। जी हाँ, इसका एक अपवाद था उनका वो कपड़ा व्यवसाय, जो लगातार घाटे में था और जिसे आखिरकार बंद करना पड़ा। लेकिन सामान्य रवैया यही है। और रिपोर्टिंग के मामले में उनकी स्पष्टवादिता, कैंडोर की काफी चर्चा होती है। हाँ, वे इस पर बहुत जोर देते हैं। उनका सिद्धांत है, मालिकों यानी शेयर होल्डर्स को बिजनेस के बारे में वही सच बताओ जो तुम खुद जानना चाहोगे अगर तुम उनकी जगह होते। कोई लीपापोती नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई तिमाही नतीजों को अच्छा दिखाने के लिए अकाउंटिंग की तिकड़म नहीं, जिसे बिग बात अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा। वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट और बैठकों के जरिए संवाद करते हैं। हाँ, ये बात भी है कि शेयर होल्डर्स की इतनी भारी संख्या है कि हर किसी से व्यक्तिगत रूप से बात करना तो संभव नहीं है। और एक और खास बात, वे कभी भी भविष्य की कमाई का अनुमान या गाइडेंस नहीं देते, जैसा कि ज्यादातर कंपनियां करती हैं। हाँ, ये तो काफी आम है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिका पर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, खासकर अलग-अलग स्थितियों में। जी बिल्कुल। स्रोत 3 मुख्य स्थितियां बताते हैं। कौन कौन सी? पहली, जब कोई नियंत्रक शेयरधारक नहीं है। ये सबसे आम स्थिति है ज्यादातर कंपनियों में। यहाँ डायरेक्टर्स को कंपनी के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मैनेजमेंट को बदलना भी चाहिए। ठीक है। दूसरी, जब नियंत्रक मालिक ही मैनेजर है। ये बर्कशायर की मौजूदा स्थिति है, मतलब बफे के नियंत्रण में। यहाँ बोर्ड की भूमिका सलाह देने की ज्यादा है। अगर कोई गंभीर असहमति हो तो बाहरी डायरेक्टर्स इस्तीफा दे सकते हैं, बस। और तीसरी स्थिति है जब नियंत्रक मालिक मैनेजमेंट में शामिल नहीं है। ये बर्कशायर की भविष्य की स्थिति हो सकती है। अच्छा। यहाँ डायरेक्टर सीधे मालिक से संपर्क करके मैनेजमेंट पर लगाम कस सकते हैं। हर स्थिति में डायरेक्टर की जिम्मेदारियां और ताकत बदल जाती हैं। तो अहम बात यह है कि डायरेक्टर काबिल हों। जी बिल्कुल। डायरेक्टर सिर्फ नामी मुग न हो, उनमें बिजनेस की समझ हो, वे कंपनी में रुचि लें और उनकी सोच मालिक जैसी हो। बर्कशायर की उत्तराधिकारी योजना का भी जिक्र है। हाँ, सक्सेशन प्लानिंग। जी, जिसमें बफे के बच्चे सूसी और हावर्ड नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन रोजमर्रा का मैनेजमेंट नहीं चलाएंगे। मैनेजमेंट के मुख्य कामों के बारे में उनका क्या कहना है? आपने पूंजी आवंटन का जिक्र तो किया। हाँ, पूंजी आवंटन एक मुख्य काम है। दूसरा है बेहतरीन मैनेजर्स को ढूंढना, उन्हें कंपनी में लाना और बनाए रखना। सही लोग हों तो टीम अच्छी चलती है। बिल्कुल। वे मानते हैं कि सही लोग होंगे तो काम बढ़िया होगा। यहाँ डेविड ओगलवी का एक कोट याद आता है। कौन सा? अगर हम में से हर कोई अपने से छोटे मतलब कम काबिल लोगों को नौकरी पर रखता है तो हम बोनो की कंपनी बन जाएंगे। लेकिन अगर हम में से हर कोई अपने से बड़े मतलब ज्यादा काबिल लोगों को रखता है तो हम दिग्गजों की कंपनी बन जाएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। वे चाहते हैं कि उनके मैनेजर भी मालिकों की तरह सोचें। वो कैथोलिक दर्जी वाला किस्सा भी था ना उसमें? हाँ, वो मजेदार है। एक कैथोलिक दर्जी रोम जाता है पोप से मिलने। लौटकर आता है तो लोग पूछते हैं, पोप कैसे दिखते हैं? दर्जी जवाब देता है, वो 44 मीडियम है। हाँ, मतलब अपने काम पर फोकस। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक अच्छा मैनेजर अपने काम में कितना डूबा होना चाहिए। उसकी नज़र सिर्फ अपने काम के जरूरी पहलुओं पर होती है। बफे और मंगर इस बात पर भी जोर देते हैं कि केवल उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहिए जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनका सम्मान करते हैं। अच्छा। इसकी तुलना वे पैसे के लिए शादी करने से करते हैं, जिसे वे हमेशा एक बुरा सौदा मानते हैं, खासकर तब जब आप पहले से ही अमीर हों। सही कहा। चलिए अब उस कपड़ा व्यवसाय के उदाहरण पर आते हैं जिसे बंद करना पड़ा था। ये एक तरह की केस स्टडी है। हाँ बिल्कुल।
बर्कशायर ने 1965 में एक कपड़ा मिल खरीदी थी, लेकिन 1985 में उसे बंद करना पड़ा। अच्छा, मैनेजर होने के बावजूद? जी हाँ, मजे की बात यही है, उनके पास केन चेस और गैरी मॉरिसन जैसे बहुत अच्छे मैनेजर थे, फिर भी बिजनेस नहीं चला। क्यों? क्या कारण थे इसके? कई कारण थे। एक तो कपड़ा एक कमोडिटी बिजनेस था, मतलब आप अपने उत्पाद को दूसरों से अलग नहीं कर सकते, सिर्फ कीमत पर मुकाबला होता है। फिर विदेशी कंपनियों से तगड़ा मुकाबला था, जिनकी मजदूरी लागत बहुत कम थी और पूरी इंडस्ट्री में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता थी, मतलब ओवर कैपेसिटी। तो ऐसे में मुनाफा कमाना मुश्किल था? बहुत मुश्किल। ऐसे खराब इंडस्ट्री में पैसा लगाते रहना एक दलदल में फंसने जैसा था। हर कंपनी अपनी लागत कम करने के लिए नई मशीनें लगाती थी। ये अकेले में तो सही लगता था, हाँ। लेकिन जब सब ऐसा करते थे तो उत्पादन और बढ़ जाता, कीमतें गिर जाती और किसी को फायदा नहीं होता था। ये सामूहिक रूप से एक तर्कहीन स्थिति बन गई थी। बर्लिंगटन इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी ने भी भारी निवेश किया, पर नतीजा शेयरधारकों के लिए बुरा रहा। तो इससे क्या सीख मिलती है? क्या सबक है? सबसे बड़ी सीख ये है कि आप किस बिजनेस में हैं, मतलब आपकी नाव कैसी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आप मैनेजमेंट कितना अच्छा कर रहे हैं, यानी पतवार कैसे चला रहे हैं। अच्छा, नाव ज्यादा जरूरी है मल्ला से? हाँ, कुछ ऐसा ही। बफे का एक मशहूर कथन है, जब शानदार प्रतिष्ठा वाला मैनेजमेंट खराब मौलिक अर्थशास्त्र वाले व्यवसाय से निपटता है तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। मतलब बुरा बिजनेस हमेशा अच्छे मैनेजमेंट पर हावी हो जाता है। अगर नाव में ही छेद हो तो बढ़िया से बढ़िया मल्लाह भी उसे आखिर में डुबो ही देगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब एक और अनूठे पहलू पर आते हैं, कॉर्पोरेट दान, चैरिटी। यहाँ भी बर्कशायर का तरीका अलग है। जी, बिल्कुल अलग। ज्यादातर कंपनियां अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा दान करती हैं, है ना? हाँ। और ये फैसला कौन करता है? कंपनी के मैनेजर या डायरेक्टर? सही। बर्कशायर का तरीका बिल्कुल उल्टा है। वे एक शेयरधारक नामित योगदान कार्यक्रम चलाते हैं। शेयरधारक नामित? हाँ। मतलब ये कि कंपनी दान तो करती है, लेकिन किस संस्था को दान देना है, हाँ। ये फैसला शेयरधारक खुद करते हैं, अपने शेयरों के अनुपात में। अरे वाह। हाँ। ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ। इसके पीछे क्या सोच है? सोच वही मालिक वाली है। उनका तर्क है कि ये पैसा शेयरधारकों का है, तो दान भी उनकी पसंद का होना चाहिए, मैनेजमेंट की पसंद का नहीं। बफे इसकी तुलना करते हुए कहते हैं कि क्या आप किसी और को ये अधिकार देंगे कि वो आपके पर्सनल बैंक खाते से आपकी मर्जी के खिलाफ किसी चैरिटी को चेक लिख कर दे दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कंपनी के पैसे के साथ ऐसा क्यों हो? इस कार्यक्रम को शेयरधारकों का जबरदस्त समर्थन मिला। 95% से ज्यादा शेयरों ने इसमें हिस्सा लिया। कमाल है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि शेयरधारकों ने अक्सर चर्च और सिनेगॉग जैसी धार्मिक संस्थाओं को चुना, जिन्हें आमतौर पर कंपनी अपने दान कार्यक्रमों से बाहर रखती हैं। अच्छा। हाँ, एक दिक्कत ये आई कि जो शेयर सीधे शेयरधारक के नाम पर नहीं थे, मतलब ब्रोकर के नाम पर थे, उन तक पहुंचना मुश्किल था। लेकिन कुल मिलाकर ये मालिक केंद्रित सोच का एक और उदाहरण है। और ये शायद सस्ता भी पड़ता होगा। हाँ, ये कर्मचारियों के दान से मैच करने वाले कार्यक्रमों से कहीं ज्यादा सस्ता भी पड़ता है। वाकई अनोखा। और आखिर में बात करते हैं सबसे विवादित मुद्दों में से एक की, एग्जीक्यूटिव मुआवजा, बड़े अधिकारियों की तनख्वाह और बोनस। इस पर बर्कशायर का क्या नजरिया है? वे पारंपरिक तरीकों के, खासकर फिक्स्ड प्राइस स्टॉक ऑप्शंस के सख्त आलोचक हैं। स्टॉक ऑप्शंस के? क्यों? वो तो बहुत कॉमन है। हाँ, कॉमन है, लेकिन उनका तर्क है कि स्टॉक ऑप्शन अक्सर मैनेजरों को सिर्फ इसलिए इनाम देते हैं क्योंकि कंपनी ने अपना मुनाफा दोबारा निवेश किया, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, जो अपने आप चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता रहता है। इसके लिए मैनेजर की कोई खास काबिलियत नहीं चाहिए। उन्होंने बचत खाते की मिसाल दी। बचत खाते की? हाँ, अगर आप बचत खाते में ब्याज को दोबारा निवेश करते रहें तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। इसके लिए बैंक मैनेजर को कोई बड़ा इनाम क्यों मिलना चाहिए? सही बात है। और स्टॉक ऑप्शन रखने वाले को मालिक की तरह नुकसान का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ता और ना ही उसे लगाई गई पूंजी की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की चिंता होती है। तो फिर बर्कशायर का तरीका क्या है? वे अपने मैनेजरों को कैसे मुआवजा देते हैं? उनका तरीका प्रदर्शन पर आधारित है, लेकिन कंपनी के शेयर की कीमत पर नहीं। तो फिर किस पर? उस खास बिजनेस यूनिट के प्रदर्शन पर जिसे मैनेजर संभाल रहा है या संभाल रही है। मैनेजर ने जो पूंजी इस्तेमाल की है उस पर उससे एक तरह का किराया या चार्ज लिया जाता है। अच्छा।
और अगर उसने पूंजी कंपनी को वापस दी है, जैसे कोई संपत्ति बेचकर, तो उसे उसका क्रेडिट मिलता है। स्कॉट फेत्सर कंपनी का उदाहरण दिया गया है। बोनस बहुत बड़े भी हो सकते हैं, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है और ये कंपनी के अंदर पद के हिसाब से तय नहीं होता। उनका मानना है कि स्टॉक ऑप्शन अगर देने ही है तो सिर्फ उन्हें मिले जिनकी जिम्मेदारी पूरे बिजनेस की हो। ठीक है। ऑप्शन की कीमत यथार्थवादी हो, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पर आधारित हो और उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स और पूंजी की लागत का हिसाब भी शामिल हो। H.H. ब्राउन शू कंपनी का उदाहरण भी था शायद। हाँ, वो भी दिलचस्प है। वहां मुख्य मैनेजरों की तनख्वाह सिर्फ $7,800 थी। सिर्फ $7,800? हाँ, लेकिन उन्हें पूंजी की लागत घटाने के बाद होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मिलता था। ये सच में उन्हें मालिक की तरह काम करने के लिए प्रेरित करता है। और बफे और मंगर खुद कितना लेते हैं? उनका दर्शन बहुत सरल है इस मामले में। वो कहते हैं कि उन्हें अपने काम में मजा आता है, उनके पास जरूरत की हर चीज है और उनकी कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी है कि उन्हें उससे परे बहुत ज्यादा वेतन की जरूरत महसूस नहीं होती। ये फिर से उनकी वही मालिक वाली सोच को दिखाता है। तो हमने आज बर्कशायर हैथवे के कई अनोखे और कह सकते हैं शक्तिशाली सिद्धांतों पर बात की। साझेदारी की भावना, असली व्यावसायिक मूल्य पर फोकस। हाँ, समझदारी से पूंजी का इस्तेमाल, रिपोर्टिंग में ईमानदारी, मालिकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया मुआवजा सिस्टम और दान देने का भी एक बिल्कुल अलग तरीका। जी, ये सब मिलकर एक ऐसे बिजनेस मॉडल की तस्वीर बनाते हैं जो कॉरपोरेट जगत की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा है। ये मॉडल लंबी अवधि की सोच, तर्कसंगतता और सबसे बढ़कर मालिकों यानी शेयरधारकों के हितों को सबसे ऊपर रखने वाले मूल्यों पर टिका है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर आज की कॉर्पोरेट दुनिया बर्कशायर के इन सिद्धांतों में से सिर्फ एक को भी, चाहे वो मालिक साझेदारी की सोच हो या वास्तविक मूल्य पर ध्यान देना या फिर तर्कसंगत पूंजी आवंटन, अगर सिर्फ एक को भी सही मायने में अपना ले तो बिजनेस करने के तरीके में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। या फिर अगर हम खुद एक निवेशक के तौर पर अपने निवेशों को इसी नजरिए से देखें तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस दिलचस्प और गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम वॉरेन बफेट के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। ये उनके शेयरधारक पत्रों से हैं। हाँ, नमस्कार। ये पत्र सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें बिजनेस, मैनेजमेंट, यहाँ तक कि सोचने के तरीके पर भी कमाल की बातें हैं। सही कहा। तो हमारे पास उनके निबंधों के कुछ अंश हैं जिनमें उनका निवेश का फलसफा है, बाजार को वो कैसे देखते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, आर्बिट्राज जैसी रणनीतियां, और हाँ, उनकी गलतियों की कहानियां भी जिनसे उन्होंने सीखा। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इन विचारों में से सबसे काम की बातें निकालें जो शायद किसी को भी निवेश की दुनिया बेहतर समझने में मदद करें शुरू? जरूर। बफेट की सबसे अच्छी बात यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज को भी बड़े आसान तरीके से, आम भाषा में और मजेदार मिसालों से समझाते हैं। तो आज उनके कुछ खास आइडियाज पर थोड़ी गहराई में जाते हैं ना? हाँ, तो सबसे पहले उनका वो बुनियादी सिद्धांत लेते हैं, बिजनेस खरीदें, स्टॉक नहीं। सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, मतलब ये है कि जब आप शेयर खरीद रहे हैं ना, तो उसे सिर्फ एक कोड या स्क्रीन पर चढ़ती उतरती लाइन मत समझिए। अच्छा। सोचिए कि आप उस पूरे बिजनेस का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, असली बिजनेस का। तो आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? कंपनी कैसे कमाएगी, उसका मैनेजमेंट कैसा है? बिल्कुल। कंपनी की आर्थिक संभावनाएं क्या है, मैनेजमेंट कितना काबिल है, कितना ईमानदार है, और सबसे जरूरी, आप किस कीमत पर खरीद रहे हैं। रोज बाजार में क्या चल रहा है या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह रही है, वो सब बात की बातें हैं। इसका कोई बढ़िया सा उदाहरण है इन पत्रों में? हाँ, बिल्कुल। वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी, WPC वाला केस क्लासिक है। 1973 की बात है। ओके। तब बर्कशायर ने WPC के शेयर खरीदे थे और कीमत, आप मानेंगे नहीं, कंपनी की जो असली बिजनेस वैल्यू थी ना, उसके शायद 1/4 से भी कम पर मिल रहे थे। सच में? इतना सस्ता? हाँ। और बफेट लिखते हैं कि इसके लिए कोई बहुत गहरी समझ नहीं चाहिए थी। मतलब कंपनी की वैल्यू का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था उस वक्त। इतनी बात क्या थी? क्यों खरीदा उन्होंने? बात थी नजरिए की, दृष्टिकोण की। ये सोच उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखी थी। क्या सोच? कि बढ़िया बिजनेस के शेयर तब खरीदो जब बाजार उन्हें एकदम सस्ते में, मतलब कौड़ियों के भाव फेंक रहा हो। कमाल है। लेकिन ये तो काफी सीधा लगता है।
तो उस वक्त बाकी बड़े निवेशक मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो क्या कर रहे थे? उन्हें ये नहीं दिख रहा था? ये तो मजे की बात है। ज्यादातर बड़े निवेशक उस टाइम कुशल बाजार सिद्धांत यानी एफिशिएंट मार्केट थियरी EMT के नशे में थे। अच्छा, EMT, हाँ सुना है। EMT क्या कहता है कि भाई कीमतें हमेशा सही होती हैं, सारी जानकारी कीमत में शामिल है, तो रिसर्च करना, सोचना समझना ये सब बेकार है। हाँ, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। बफेट मजाक में लिखते भी हैं कि ऐसे कॉम्पिटिटर होना तो फायदेमंद है जिन्हें यह सिखाया गया हो कि सोचना तो एनर्जी वेस्ट करना है। अच्छा, ये बाजार का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अजीब है। इसी से जुड़ा एक और मजेदार विचार है ना उनका, मिस्टर मार्केट। हाँ बिल्कुल, ये भी बेंजामिन ग्राहम का ही दिया हुआ है। बहुत शानदार रूपक है। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, नाम है उसका मिस्टर मार्केट, और वो रोज आपके पास आता है। रोज। अच्छा, रोज आकर क्या करता है वो आपको एक कीमत बताता है। कहता है देखो, इस कीमत पर या तो मैं तुम्हारा हिस्सा खरीदने को तैयार हूं या फिर तुम मेरा हिस्सा खरीद लो। रोज एक नई कीमत। लेकिन एक पेंच है, मिस्टर मार्केट बड़ा मूडी है, बड़ा इमोशनल है। मूडी कैसे? मतलब कभी तो वो एकदम जोश में होता है, बहुत खुश, बहुत आशावादी। उसे लगता है बिजनेस तो बस चांद पर जाने वाला है। हाँ। तब वो बहुत ऊंची, एकदम आसमान छूती कीमत लगाता है। और कभी वो बिल्कुल उल्टा होता है, एकदम मायूस, डरावा। उसे लगता है सब बर्बाद होने वाला है। अच्छा, तब वो बहुत ही कम, एकदम औने पौने दाम लगाता है। तो ये जो उसका पागलपन है, उसका यही मूड स्विंग, यही उतार चढ़ाव समझदार निवेशक के लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी। पर यहाँ बफेट एक चेतावनी भी देते हैं, है ना, कि मिस्टर मार्केट से डील कैसे करना है। बिल्कुल, बहुत जरूरी चेतावनी है। वो कहते हैं कि देखो, मिस्टर मार्केट आपकी सेवा के लिए है, आपको रास्ता दिखाने के लिए नहीं। मतलब उसकी जेब का फायदा उठाओ, उसकी अक्ल का नहीं। अगर आपको बिजनेस की समझ मिस्टर मार्केट से बेहतर नहीं है तो आप ये खेल खेल ही नहीं सकते। हाँ, वो पोकर वाला उदाहरण भी देते हैं। वही कि अगर आप आधे घंटे से पोकर खेल रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि टेबल पे सबसे बेवकूफ कौन है, तो वो आप ही हैं। सही बात है। बिल्कुल। तो पहले बिजनेस को समझो, उसकी कीमत का अंदाजा लगाओ, फिर मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाओ। सही। ये हमें फिर लंबी अवधि वाले नजरिए पे ले आता। हाँ, और यहाँ फिर ग्राहम का एक और मशहूर कोट काम आता है। वो कहते थे, छोटी अवधि में बाजार एक वोटिंग मशीन जैसा है। वोटिंग मशीन मतलब पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। हाँ, जो पॉपुलर है वो ऊपर, लेकिन लंबी अवधि में बाजार एक वजन तौलने वाली मशीन है। अच्छा, वजन तौलने वाली मशीन। हाँ, आखिरकार बिजनेस की असली कीमत उसकी अंदरूनी वैल्यू ही मायने रखती है। वो बढ़ रही है या नहीं। हो सकता है मिस्टर मार्केट उसे तुरंत ना पहचाने, कोई बात नहीं, बल्कि देर से पहचाने तो शायद और अच्छा। बिल्कुल, आपको और सस्ते में खरीदने का मौका मिल जाता है। तो अगर एक अच्छा बिजनेस सही कीमत पर मिल गया तो फिर उसे रखें कब तक? बफेट का पसंदीदा होल्डिंग पीरियड क्या है? मैंने सुना है हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल, उनका पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा के लिए, फॉरएवर। हमेशा के लिए? हाँ, लेकिन जाहिर है कुछ शर्तें हैं। पहली, बिजनेस की जो अंदरूनी कीमत है वो ठीक ठाक संतोषजनक रेट से बढ़ती रहनी चाहिए। दूसरी, मैनेजमेंट काबिल और ईमानदार होना चाहिए। और तीसरी, बाजार उस बिजनेस को हद से ज्यादा, बेवकूफी की हद तक महंगा न कर दे। लेकिन वो एक पुरानी कहावत है ना, मुनाफा जेब में रखकर कोई कंगाल नहीं हुआ। यू कांट गो ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट। उसका क्या? बफेट कहते हैं कि ये निवेश के दुनिया की सबसे मूर्खतापूर्ण कहावतों में से एक है। सबसे मूर्खतापूर्ण क्यों? सोचिए ना, पीटर लिंच ने इसे और अच्छे से समझाया था। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप अपने बगीचे में गए, जो सबसे सुंदर फूल खिले थे उन्हें काट दिया। अच्छा। और जो खरपतवार, जो जंगली घास उग रही थी, उसे पानी देने लगे। हाँ, मतलब जो अच्छा कर रहा है उसे बेच दिया और जो खराब है उसे पकड़े बैठे रहे। बिल्कुल। तो अच्छी शानदार कंपनियों को पकड़े रहना चाहिए। और बर्कशायर ने ऐसा किया भी है। कुछ कंपनियां तो उनके पास दशकों से हैं। हाँ, जैसे कोका कोला, जिलेट जो अब P&G का हिस्सा है, वॉशिंगटन पोस्ट। बफेट तो कहते हैं कि इनमें से कुछ कंपनियां अगर बाजार में बहुत महंगी भी हो जाए ना, तो भी उनका इन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं है। सच में? क्यों? क्योंकि वो इन्हें स्टॉक की तरह नहीं, बल्कि अपनी पूरी तरह से नियंत्रित बिजनेस की तरह देखते हैं। बर्कशायर का स्थायी हिस्सा, परमानेंट होल्डिंग्स। ये हमेशा के लिए वाला नजरिया आज की तेज दुनिया में थोड़ा अलग लगता है। खैर, एक दूसरी रणनीति पर आते हैं जिसका जिक्र मिलता है, आर्बिट्राज। ये क्या चीज है? हाँ, आर्बिट्राज या रिस्क आर्बिट्राज, ये एक अलग तरह की गेम है। इसमें आप पैसा बनाते हैं उन कॉर्पोरेट इवेंट्स से जो घोषित हो चुके हैं। जैसे 2 कंपनियों का विलय, मर्जर तय हो गया, या कोई कंपनी बिक रही है, या कोई पुनर्गठन, रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। यहाँ मुनाफा 2 कीमतों के बीच के छोटे से अंतर से आता है।
बर्कशायर इसे कभी-कभी शॉर्ट टर्म में कैश पार्क करने के एक तरीके की तरह इस्तेमाल करता है। इसमें रिस्क क्या होता है? मुख्य रिस्क ये होता है कि जो सौदा घोषित हुआ है वो किसी वजह से पूरा न हो पाए, डील ब्रेक हो जाए। अच्छा, तो बफेट इसे कैसे करते हैं? कोई खास तरीका? हाँ, उनका तरीका है कि वो साल में बहुत ज्यादा सौदे नहीं करते, गिने चुने पर बड़े सौदे, और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करते हैं जो पब्लिकली अनाउंस हो चुके हों। अफवाहों पर, अटकलों पर ट्रेड नहीं करते। और किसी भी आर्बिट्राज मौके को वो 4 सवालों से परखते हैं। 4 सवाल? कौन से? पहला, सौदा पूरा होने की संभावना कितनी है? दूसरा, मेरा पैसा कितने टाइम तक इसमें फंसा रहेगा? तीसरा, क्या कुछ और अच्छा हो सकता है, मतलब कोई और इससे बढ़िया बोली लगा दे? और चौथा, सबसे जरूरी, अगर सौदा नहीं हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा, डाउनसाइड क्या है? ये तो काफी सोचा समझा तरीका है। और आर्बिट्राज में उनकी लगातार सफलता ये उनके एक और बड़े तर्क को सपोर्ट करती है ना, कुशल बाजार सिद्धांत, EMT का खंडन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। EMT वाले क्या कहते हैं कि बाजार इतना एफिशिएंट है, इतना कुशल है कि स्टॉक का विश्लेषण करना, रिसर्च करना, ये सब टाइम वेस्ट है। कीमतें तो पहले से ही सब जानती है। मतलब आंख बंद करके डांट फेंको और शेयर चुन लो, वही बात हुई? लगभग वही। लेकिन बफेट कहते हैं कि ये सरासर गलत है। और वो सबूत क्या देते हैं? वो अपने 60-63 साल के अनुभव का हवाला देते हैं। ग्राहम न्यूमैन कॉर्प से लेकर बफेट पार्टनरशिप और फिर बर्कशायर में आर्बिट्राज का उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड। इन सालों में उनका औसत रिटर्न, बाजार के औसत रिटर्न जो करीब 10% था, से कहीं ज्यादा, मतलब 20% से भी ऊपर रहा। और ये सब कैसे? सिर्फ पब्लिक में मौजूद जानकारी के आधार पर, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर भी एकेडमिक दुनिया EMT को मानती रही। हाँ, यही तो विडंबना है। बफेट ने मजाक में ये भी कहा था कि हम ग्राहम के चेलों को तो यूनिवर्सिटियों को पैसा देना चाहिए ताकि वो EMT पढ़ाना जारी रखें, क्योंकि इसी वजह से हमें मौके मिलते रहते हैं। हाँ, ये कमाल है। अच्छा, तो अगर बाजार हमेशा कुशल नहीं है तो फिर सवाल ये है कि पैसा लगाएं कैसे? क्या बहुत सारे स्टॉक्स में फैला दें, जिसे विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, या फिर कुछ चुने हुए स्टॉक्स में ही बड़ा दाव लगाएं, जिसे एकाग्रता या कंसंट्रेशन कहते हैं? बफेट क्या मानते हैं? बफेट का झुकाव एकाग्रता की तरफ है, कंसंट्रेशन, खासकर तब जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब? उनका मानना है कि आपको बहुत सारे आइडियाज की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कुछ ही अच्छे आइडिया काफी होते हैं। अगर आप किसी बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, गहराई से, और उसमें आपका पूरा विश्वास है, तो उसमें बड़ा निवेश करना असल में जोखिम कम करता है। जोखिम कम करता है? ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि ज्यादा स्टॉक्स में फैलाने से जोखिम कम होता है। हाँ, पारंपरिक सोच यही है। लेकिन बफेट कहते हैं कि अगर एकाग्रता आपकी सोच की गहराई और विश्वास का लेवल बढ़ाती है, तो वो जोखिम घटा सकती है, बजाय इसके कि आप 50 ऐसी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दें जिनके बारे में आप ऊपर ऊपर से ही जानते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स का भी कुछ ऐसा ही विचार था शायद। बफेट उनका जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कीन्स ने कहा था कि सही तरीका यह है कि आप उन कंपनियों में बड़ी रकम लगाएं जिनके बिजनेस को आप समझते हैं और जिनके मैनेजमेंट पर आपको पूरा भरोसा है। बहुत सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा फैलाना जिनके बारे में आप कम जानते हैं, वो असल में ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, अकादमिक दुनिया तो अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी या बीटा को जोखिम मानती है। स्टॉक कितना ऊपर नीचे होता है। हाँ, और बफेट इस परिभाषा को ही सिरे से नकारते हैं। उनके लिए जोखिम का मतलब ये नहीं कि स्टॉक कितना हिलता डुलता है। जोखिम का मतलब है नुकसान या चोट लगने की स्थायी संभावना, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। वो कहते हैं कि बीटा के हिसाब से तो 1973 में जब वॉशिंगटन पोस्ट का शेयर बहुत बुरी तरह गिर गया था, तो वो ज्यादा जोखिम भरा हो गया था। क्या ये सही है? नहीं, वो तो खरीदने का सबसे अच्छा मौका था। सही बात है। असली निवेशक तो मिस्टर मार्केट की तरह अस्थिरता का स्वागत करता है, उसे तो मौके देखते हैं उसमें। असली जोखिम तब होता है जब आप बिजनेस को समझते नहीं या उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका देते हैं। यही पर शायद वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या क्षमता के दायरे वाला आइडिया आता है। बिल्कुल सही। फंडा ये है कि आप उन्हीं बिजनेस में निवेश करें जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हैं, अपनी हद पहचानें। जैसे कोका कोला या जिलेट। बफेट कहते हैं कि इनमें लंबे समय तक टिके रहने में कम जोखिम क्यों है? क्योंकि इनके पास मजबूत ब्रांड है, टिकाऊ प्रोडक्ट है और एक आर्थिक खाई, इकोनॉमिक मोट है। मतलब ऐसी कोई खासियत जो कॉम्पिटिटर्स को आसानी से अंदर नहीं आने देती। इसीलिए वो अक्सर टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर से दूर रहते हैं जो बहुत तेजी से बदलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो उनके समझ के दायरे से बाहर हैं। अपनी लिमिट्स जानना बहुत जरूरी है। तो फिर ये विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, ये किसके लिए जरूरी है? बफेट के हिसाब से विविधीकरण 2 स्थितियों में जरूरी है।
एक, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें हर एक दांव में बड़ा जोखिम हो, जैसे आर्बिट्राज, वहां आपको कई सौदे करने पड़ते हैं ताकि एक आध फेल भी हो जाए तो फर्क ना पड़े। और दूसरा? दूसरा, जब निवेशक खुद ये मानता हो कि वो किसी खास बिजनेस को गहराई से नहीं समझता, जैसे आम निवेशक जो इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, उनके लिए फैलाना ठीक है। लेकिन अगर आप एक जानकार कुछ निवेशक हैं जो कुछ बिजनेस को वाकई समझता है, तो उनके लिए जरूरत से ज्यादा फैला हुआ पोर्टफोलियो बनाना शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं है। दिलचस्प। इसी से जुड़ा एक और शब्द है जिस पर बफेट थोड़ा सवाल उठाते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग। उन्हें इससे क्या दिक्कत है? उनकी दिक्कत यह है कि लोग अक्सर वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग को दो अलग-अलग खेमों की तरह देखते हैं, जैसे ये दो बिल्कुल अलग चीजें हों। और वो मानते हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि ये दोनों तो कूल्हे से जुड़े हुए हैं। मतलब ग्रोथ, ये बढ़ोतरी, तो हमेशा वैल्यू निकालने का एक हिस्सा होती ही है। किसी भी बिजनेस का आज का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो भविष्य में कितना कैश पैदा करेगा, और कैश कितना पैदा करेगा ये उसकी ग्रोथ पर निर्भर करेगा। तो फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग शब्द ही बेकार है? एक तरह से हाँ। बफेट पूछते हैं कि निवेश आखिर है क्या, अगर वो मूल्य की तलाश नहीं है तो। मतलब आप हमेशा कोशिश करते हैं कि जो कीमत आप चुका रहे हैं उससे ज्यादा मूल्य आपको मिले। Isn't all investing value investing? हाँ। सिर्फ इसलिए कि किसी स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो कम है या प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है या डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, वो अपने आप में वैल्यू स्टॉक नहीं बन जाता। हो सकता है वो सस्ता इसलिए हो क्योंकि वो है ही खराब बिजनेस। वो जॉन बॉ विलियम्स के समीकरण का भी जिक्र करते हैं शायद। हाँ, जो फाइनेंस का एक बुनियादी सिद्धांत है कि किसी भी संपत्ति, चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड हो या रियल एस्टेट हो, उसका मूल्य क्या है। उसके पूरे जीवन काल में उससे मिलने वाले सारे कैश फ्लो को आज की कीमत पर डिस्काउंट कर लो। अच्छा। स्टॉक के मामले में ये भविष्य के कूपन यानी डिविडेंड और आखिर में बिकने पर मिलने वाली कीमत होती है। तो एनालिस्ट का काम क्या है? इन्हीं भविष्य के कैश फ्लो का सही अंदाजा लगाना। और फिर आता है बेंजामिन ग्राहम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है, मान लीजिए 100 रुपए, तो आप उसे 100 पर नहीं खरीदेंगे। आप उसे तब खरीदेंगे जब वो काफी सस्ता मिल रहा हो, शायद 60 या 70 रुपए पर। ये जो अंतर है, यही आपका सुरक्षा कवच है। अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत भी निकला तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। अच्छा, सिद्धांत तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बफेट अपनी गलतियों के बारे में भी बहुत खुलकर बात करते हैं। उनसे क्या सीखने को मिलता है? हाँ, और ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। एक बड़ा सबक उनके शुरुआती दिनों के सिगार बट निवेशों से आता है। सिगार बट मतलब ऐसी कंपनियां जो लगभग मरने वाली थी, लेकिन उनमें एक आखिरी कश बाकी था। जैसे कोई सड़क पर फेंका हुआ सिगार का टुकड़ा जिसमें एक पफ बचा हो। जी। बहुत सस्ती मिल रही थी। अच्छा। उन्होंने बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल मिल भी कुछ इसी तरह खरीदी थी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी औसत या खराब कंपनियों को सिर्फ इसलिए खरीदना कि वो बहुत सस्ती हैं, ये लंबे समय में अच्छी रणनीति नहीं है। तो सबक क्या है? सबक ये है, एक बेहतरीन शानदार कंपनी को ठीक ठाक उचित कीमत पर खरीदना, एक ठीक ठाक औसत कंपनी को बेहतरीन बहुत सस्ती कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है। क्वालिटी मैटर्स। और मैनेजमेंट के बारे में भी उनका कोई सबक है? हाँ, वो कहते हैं कि अच्छे जॉकी भी अगर टूटे फूटे घोड़ों पर बैठेंगे तो रेस नहीं जीत सकते। हाँ। मतलब मैनेजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बिजनेस ही खराब है, उसकी इकोनॉमिक्स ही खराब है, तो वो उसे चमका नहीं सकता। बिजनेस की अपनी क्वालिटी सबसे पहले आती है। वो मुश्किल चीजों से बचने की सलाह भी देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। उनका एक मशहूर कोट है कि 7 फुट ऊंची बाधा कूदने की क्षमता विकसित करने से बेहतर है कि आप ऐसी 1 फुट ऊंची बाधाएं ढूंढें जिन्हें आप बस पार कर सकें। Step over 1 foot bars instead of trying to develop the skill to clear 7 foot bars. मतलब मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करो, उनसे बचो, अवॉइड देम। ये ज्यादा फायदेमंद है अक्सर। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है संस्थागत अनिवार्यता या इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव। ये क्या चीज है? ये एक बहुत गहरी बात है। ये एक तरह की एक अनदेखी ताकत है जो बड़ी संस्थाओं जैसे बड़ी कंपनियों या फंड्स को अक्सर ऐसे काम करने पर मजबूर करती है जो तर्कसंगत नहीं होते। इरैशनल। जैसे बदलाव का विरोध करना, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, या फिर सिर्फ इसलिए नए प्रोजेक्ट शुरू कर देना या दूसरी कंपनियां खरीद लेना क्योंकि पास में पैसा पड़ा हुआ है, उसे कहीं खर्च तो करना है। हाँ, अच्छा। अपने साथियों की नकल करना। हाँ, अगर बाकी सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो हम भी भागो, भले वो दिशा गलत हो। पीयर प्रेशर, तर्क अक्सर इस इंस्टीट्यूशनल इंपेरेटिव के आगे हार मान लेता है। ये तो बहुत जगह दिखता होगा। और वो चूक की गलतियों को भी मानते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वो गलतियां नहीं जो उन्होंने की, बल्कि वो मौके जो उन्होंने छोड़ दिए। अच्छा, मतलब निवेश ना करने की गलती। हाँ,
ऐसे महान अफसर जिन्हें वो समझ सकते थे, उनके दायरे में थे और जो बाद में बहुत फायदेमंद साबित हुए, लेकिन उन्होंने उस वक्त निवेश नहीं किया। वो इसे अंगूठा चूसते रहने की कीमत कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सकिंग योर थंब। हाँ, यूएस एयर में निवेश को वो अपनी एक बड़ी गलती मानते हैं। हाँ, उसे वो स्वीकारते हैं, मानते हैं कि उनका विश्लेषण काफी सतही था। उन्होंने एयरलाइन के बहुत ज्यादा खर्चीले ढांचे को नजरअंदाज कर दिया, जो एक बेहद कॉम्पिटिटिव, डीरेगुलेटेड इंडस्ट्री में टिक ही नहीं सका। इसे वो अनफोर्स्ड एरर कहते हैं, जैसे टेनिस में बिना दबाव के की गई गलती। और उससे क्या सीखा? एक बड़ा सबक कि आपने पैसा जिस तरह से गंवाया है, जरूरी नहीं कि आपको उसे ठीक उसी तरह से वापस कमाना है। यू डोंट हैव टू मेक इट बैक द वे यू लॉस्ट इट। सही। आखिर में 2 खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पर उनके विचार देखते हैं, जंक बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स। जंक बॉन्ड्स के बारे में क्या कहते हैं वो? वो पहले तो फर्क करते हैं 2 तरह के जंक बॉन्ड्स में। एक होते हैं गिरे हुए फरिश्ते, फॉलन एंजल्स, मतलब जो कंपनियां पहले अच्छी थीं, उनके बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड थे, पर बाद में उनकी हालत खराब हो गई और बॉन्ड जंक बन गए। और दूसरे वो जो शुरू से ही जंग थे, मतलब कंपनी ने जब बॉन्ड जारी किए तभी वो जंग ग्रेड के थे। वो अक्सर इन नए जंक बॉन्ड्स को बेचने वालों के तर्कों में खामियां निकालते हैं, जैसे EBDIT जैसी मीट्रिक का इस्तेमाल, मतलब अर्निंग्स बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन। बफेट कहते हैं ये बकवास है, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन जैसे असली खर्चे को अनदेखा कर देती है, जैसे वो होता ही नहीं। और जीरो कूपन बॉन्ड्स? देखिए, जीरो कूपन का कॉन्सेप्ट अपने आप में बुरा नहीं है। जैसे पुराने जमाने के सेविंग्स बॉन्ड होते थे या आजकल सरकारी बॉन्ड्स की स्ट्रिपिंग होती है, ये ठीक है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ तब होती है जब बहुत कमजोर क्रेडिट वाली कंपनियां इन्हें जारी करती हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अभी ब्याज ना देना पड़े। ब्याज जुड़ता रहता है और मैच्योरिटी पर एक साथ देना होता है। वो इसे बीजल से जोड़ते हैं। बीजल? ये क्या है? ये गबन किए हुए पैसे का वो हिस्सा होता है जिसका अभी तक पता नहीं चला है। मतलब एक तरह की धोखाधड़ी जो अभी सामने नहीं आई है। वो निवेश बैंकरों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या उन्हें ऐसे खराब सोने बेचने चाहिए। अच्छा, बर्कशायर ने खुद भी जीरो कूपन जारी किए थे? हाँ, लेकिन उनकी बनावट बिल्कुल अलग थी, वो कहते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो मुख्य सबक क्या निकलते हैं? क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कई चीजें हैं। पहला, बिजनेस पर फोकस करो, स्टॉक की कीमतों पर नहीं। दूसरा, मिस्टर मार्केट को अपना नौकर समझो, मालिक नहीं। उसके मूड का फायदा उठाओ। तीसरा, लंबा सोचो, बहुत लंबा, हो सके तो हमेशा के लिए। चौथा, सुरक्षा का मार्जिन हमेशा रखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज की। पांचवा, अगर समझते हो तो एकाग्रता बुरी नहीं बल्कि अच्छी हो सकती है। छठा, पारंपरिक सोच जैसे EMT या सिर्फ बीटा को जोखिम मानना, इन पर सवाल उठाओ। तो ये सारे सिद्धांत आज के निवेशक के लिए इनका क्या मतलब है? देखिए, बफेट के सिद्धांत बहुत हद तक टाइमलेस लगते हैं, बुनियादी बातें हैं, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि आज की दुनिया इतनी तेज है, टेक्नोलॉजी इतनी हावी है, हाँ, तो क्या कोई निवेशक वाकई निष्क्रिय बैठा रह सकता है? क्या हमेशा के लिए होल्ड करना आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है? या फिर ये जो बुनियादी सिद्धांत हैं, बिजनेस को समझना, मैनेजमेंट को परखना, सही कीमत पर खरीदना और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं पर काबू रखना, क्या ये आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं? शायद यही वो चीजें हैं जो भीड़ से अलग करती रही हैं। ये सोचने वाली बात है, और शायद सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं हम। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्या उनके अपने निवेश करने के तरीके में कोई ऐसी चीज है जिस पर वो दोबारा सोचना चाहें? और क्या वो संस्थागत अनिवार्यता वाली बात कहीं उनके अपने फैसलों पर भी असर डालती है? बहुत दिलचस्प और गहरी बातचीत रही है। धन्यवाद। बाजार में ना अक्सर डर और लालच नाम की 2 बहुत ही संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कब फैलेंगी इसका अंदाजा लगाना तो नामुमकिन सा है। वॉरेन बफे कहते हैं कि उनका लक्ष्य इन बीमारियों का अंदाजा लगाना है ही नहीं, बल्कि सरल है। जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों बस तभी लालची बनो। ये सोच अपने आप में काफी उल्टी है ना? बिल्कुल। ये तो जैसे भीड़ के साथ चलने के बजाय भीड़ के खिलाफ खड़े होना हुआ, जो देखिए कहना तो आसान है पर करना बहुत मुश्किल। हाँ, सही बात है। ज्यादातर लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं जब सब वही कर रहे हो जो वो कर रहे हैं। वही तो। और इसी सोच के इर्द गिर्द आज हम वॉरेन बफे के कुछ गहरे विचारों की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ। खास तौर पे ये कॉमन स्टॉक ओनरशिप, फिर शेयर होल्डर वैल्यू
और कंपनी के फैसलों को लेकर। ये विचार हमें बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखे गए उनके पत्रों से मिले। और हमारी कोशिश है बफे के उस दर्शन को समझने की जो कहता है कि भाई शेयर बाजार में सिर्फ ट्रेडर मत बनो। हाँ, ट्रेडर नहीं, बल्कि एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचो और लंबे समय तक टिके रहो। बिल्कुल मालिक की तरह। चलिए, तो इसी नजरिए से इस विषय को और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी डर और लालच वाले विचार से। बफे इसे बाजार में फैली जैसे कोई महामारी मानते हैं। हाँ, महामारी जैसा। उनका तरीका बाजार का समय भांपना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके विपरीत चलना है। जब सब बेच रहे हो, मतलब डर का माहौल हो, तब खरीदने का सोचो। और जब सब खरीद रहे हो, जब लालच हावी हो, तब सतर्क रहो। ये सुनने में तो मतलब काफी तर्कसंगत लगता है, पर असल बाजार की गहमा गहमी में इस पर टिके रहना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत बहुत मुश्किल। देखिए, मानवीय स्वभाव भी ऐसा है कि जब कीमतें गिर रही हों तो डर लगता है। हाँ। और जब बढ़ रही हों तो लगता है कि अरे कहीं हम पीछे ना रह जाएं, फोमो जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ बफे एक बुनियादी गणितीय सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि लंबे समय में स्टॉक की कीमतें बिजनेस के प्रदर्शन से ज्यादा तेज नहीं बढ़ सकती। ये मुमकिन ही नहीं है। बल्कि असल में तो सच तो ये है कि शेयरधारकों को, अगर आप सबको मिलाकर देखें, तो समग्र रूप से और लंबे समय में उन कंपनियों से अनिवार्य रूप से कम रिटर्न मिलता है जिनके वो मालिक हैं। अच्छा, कम रिटर्न? पर ऐसा क्यों? हाँ, कम रिटर्न वजह है लेन देन और वो निवेश प्रबंधन की भारी लागतें। ओह। हर बार जब कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता है तो कमीशन लगता है ना? फिर वो बिड आस्क स्प्रेड का नुकसान होता है, फंड मैनेजमेंट की फीस होती है। हाँ। ये सब लागतें शेयरधारकों के रिटर्न को मतलब कम करती जाती हैं। अच्छा। हाँ, एक तेजी का बाजार यानी बुल मार्केट इस गणितीय सच्चाई को कुछ समय के लिए छुपा जरूर सकता है, क्योंकि बढ़ती कीमतें इन लागतों को ढक देती हैं। पर ये नियम खत्म नहीं होते। मतलब देर सवेर गणित अपना काम करेगा ही। बिल्कुल, देर सवेर गणित अपना काम करता है। और शायद इसीलिए बफे लेन देन की लागतों को कम करने पर इतना ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इसका एक दिलचस्प उदाहरण आपने बताया था बर्कशायर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर लिस्ट कराना। हाँ। आमतौर पर तो कंपनियां लिस्टिंग से ज्यादा प्रचार या कीमत पाना चाहती हैं। हाँ। पर बफे का मकसद वो तो कुछ अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग था। उनका मुख्य उद्देश्य था शेयरधारकों के लिए लागत कम करना। लागत कम करना? हाँ, खासतौर पर खरीदने और बेचने की कीमत के बीच का जो अंतर होता है, जिसे स्प्रेड कहते हैं, उसे कम करना। अच्छा। ये लेन देन लागतें, जिनमें कमीशन और स्प्रेड दोनों शामिल हैं, ये मालिकों पर एक, आप कह सकते हैं, अदृश्य टैक्स की तरह काम करती हैं। टैक्स? हाँ, पर यह पैसा सरकार को नहीं जाता। ये जाता है सीधे वित्तीय मध्यस्थों, मतलब ब्रोकर्स, मार्केट मेकर्स वगैरह, उनकी जेब में। अरे बाप रे! और ये टैक्स मतलब कितना भारी हो सकता है अंदाजन? बफे का अनुमान है, और ये चौंकाने वाला है, कि जो स्टॉक्स बहुत सक्रिय रूप से ट्रेड होते हैं, मतलब जिनमें खरीद बिक्री बहुत होती है, उनके लिए ये लागतें अक्सर कंपनी की कुल कमाई का 10% या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। 10%? हाँ, सिर्फ खरीद फरोख्त में? हाँ, सोचिए जरा, कंपनी जो कमा रही है उसका 10वां हिस्सा तो सिर्फ शेयरों की अदला बदली में ही चला गया। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और इसलिए बर्कशायर की नीति हमेशा से कम टर्नओवर यानी कम खरीद बिक्री वाली रही है। और NYSE पर लिस्टिंग, जहां उनके स्पेशलिस्ट थे जिम मैगवायर, उन्होंने स्प्रेड को कम रखने में काफी मदद की, तो वो भी इसी लागत को घटाने का एक और तरीका था। तो अगर लागत कम रखनी है तो इसका सीधा मतलब है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके शेयर होल्डर बार बार शेयर खरीदें बेचें। हाँ बिल्कुल, बार बार खरीदें बेचें, ये वो नहीं चाहते। ये तो उस आम धारणा के बिल्कुल उलट है कि स्टॉक में ज्यादा लिक्विडिटी यानी ज्यादा खरीद बिक्री अच्छी बात होती है। तो इसका मतलब बर्कशायर का लक्ष्य स्टॉक की कीमत को बस बढ़ाते जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका लक्ष्य स्टॉक की कीमत को अधिकतम करना कतई नहीं है, बल्कि उसे कंपनी के आंतरिक व्यावसायिक मूल्य, जिसे इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू कहते हैं, उसके आसपास एक सीमित दायरे में रखना है। अच्छा। वे ऐसे शेयरधारक चाहते हैं जो कंपनी में हिस्सेदारी को, मतलब बिजनेस में हिस्सेदारी समझें, ना कि सिर्फ एक टिकट जिसे रोज खरीदा बेचा जाए। इसीलिए वो बार बार खरीदने बेचने वाले ट्रेडर्स के बजाय दीर्घकालिक, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड मालिक चाहते हैं। लेकिन कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादा लिक्विडिटी तो हमेशा अच्छी होती है, इससे निवेशकों को जरूरत पड़ने पर आसानी से खरीदने बेचने का मौका मिलता है। क्या ये गलत है? देखिए, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। बफे इसकी तुलना एक निजी साझेदारी से करते हैं। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, क्या आप चाहेंगी
कि आपके बिजनेस पार्टनर हर रोज अपनी हिस्सेदारी बेचने या खरीदने के बारे में सोचते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद नहीं, है ना? आप तो ऐसे पार्टनर चाहेंगे जो बिजनेस को समझते हों, उसके भविष्य में यकीन रखते हों और लंबे समय तक साथ रहें। हाँ, बिल्कुल। बस इसी तरह वॉरेन बफे ऐसे शेयरधारक चाहते हैं जिनकी नज़र बिजनेस के नतीजों पर हो, ना कि रोजाना बदलते बाजार भाव पर। ज्यादा स्टॉक एक्टिविटी या लिक्विडिटी, हाँ, वो ब्रोकर्स के लिए तो फायदेमंद हो सकती है क्योंकि उनकी कमीशन से कमाई होती है, हाँ, उनकी तो कमाई होगी। लेकिन मालिकों के लिए ये अक्सर नुकसानदायक होती है। जैसा बफे कहते हैं, जो क्रूपियर के लिए अच्छा है वो ग्राहक के लिए अच्छा नहीं है। क्रूपियर मतलब कसीनो में डीलर। अच्छा, ये कहावत तो बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। तो ज्यादा ट्रेडिंग मालिकों के लिए अच्छी क्यों नहीं है? एक तो लागत हो गई। हाँ, एक तो लागतें बढ़ती हैं जैसा हमने अभी बात की, और दूसरा ये अक्सर सट्टा और मतलब भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्टॉक की कीमत उसके असली मूल्य से बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा सकती है। हाँ, वो उतार चढ़ाव। बिल्कुल। बफे का तो यहां तक मानना है कि अत्यधिक सक्रिय बाजार, जहां लोग लगातार शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, वो असल में पूरी अर्थव्यवस्था की प्रगति में बाधा डालते हैं। अर्थव्यवस्था की प्रगति में? ये कैसे? हाँ, उन्होंने एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड के मजाक के तौर पे इसे अदृश्य पैर, इनविजिबल फुट कहा है। अदृश्य पैर। हाँ, मतलब जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचता है, क्योंकि इसमें संसाधनों का, पैसों का, समय का बहुत ज्यादा अपव्यय होता है, बिना किसी असली उत्पादक काम के। वाह, ये तो बहुत ही मतलब अलग नजरिया है बाजार की सारी हलचल को देखने का, है ना? पैसा कमाती हैं, ठीक है, फिर उस पैसे का क्या करती हैं? अक्सर कंपनियां डिविडेंड देती हैं, पर बफे का इस पर क्या सोचना है? क्योंकि कंपनियां अक्सर अपनी डिविडेंड पॉलिसी बताती तो हैं, पर उसके पीछे का तर्क कम ही समझाती हैं। हाँ, ये बात सही है, पर बफे का सिद्धांत यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत है। क्या है वो? उनका कहना है, कमाई को कंपनी में तभी रोका जाना चाहिए जब उस रोके गए हर डॉलर से मालिकों के लिए भविष्य में कम से कम $1 का बाजार मूल्य बनाने की उचित संभावना हो। मतलब एक का एक तो बने कम से कम। हाँ, कम से कम। अगर कंपनी उस पैसे को दोबारा निवेश करके उससे ज्यादा वैल्यू नहीं बना सकती जितना शेयर होल्डर खुद कहीं और निवेश करके बना सकता है, तो कंपनी को वो पैसा शेयर होल्डरों को डिविडेंड के रूप में लौटा देना चाहिए। सीधी सी बात। लेकिन ये तय कैसे होगा कि कंपनी ज्यादा वैल्यू बना सकती है या नहीं? और क्या सारी कमाई एक जैसी होती है जिसे बांटा जा सके? इसमें भी कुछ फर्क है? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बारीकी है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। बफे कहते हैं कि पहले ये समझना जरूरी है कि सारी कमाई बराबर नहीं होती। अच्छा। कुछ कमाई ऐसी होती है जिसे वे प्रतिबंधित कमाई कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड अर्निंग्स। प्रतिबंधित कमाई? हाँ, ये वो हिस्सा है, खासकर जब महंगाई ज्यादा हो, मुद्रास्फीति के दौर में, जिसे बिजनेस को अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए, जैसे कि अपनी बिक्री की मात्रा हो, बाजार हिस्सेदारी हो या अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से फिर से बिजनेस में लगाना ही पड़ता है। मतलब ये मेंटेनेंस जैसा हुआ? बिल्कुल सही। ये एक तरह का मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ग्रोथ के लिए नहीं। अगर ये पैसे डिविडेंड में बांट दिया जाए तो बिजनेस असल में धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। अच्छा, तो ये वो पैसा है जिसे बांटा ही नहीं जा सकता अगर बिजनेस को स्वस्थ रखना है। ठीक है। बिल्कुल। फिर आती है अप्रबंधित कमाई, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड अर्निंग्स। ये वो अतिरिक्त कमाई है जिसे कंपनी चाहे तो डिविडेंड के रूप में बांट सकती है या फिर बिजनेस में दोबारा निवेश कर सकती है ग्रोथ के लिए। अच्छा। अब सवाल यह है कि इसे बांटा जाए या रखा जाए। तो बफे कहते हैं इसका फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि मालिकों के लिए क्या बेहतर है, यानी कहाँ उस पैसे पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कंपनी के अंदर या मालिक के हाथ में बाहर। इसे समझने के लिए क्या कोई मतलब सरल तरीका या उदाहरण है? हाँ, बफे यहाँ एक बॉन्ड का बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। बॉन्ड का? हाँ, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा बॉन्ड है जो हमेशा 10% ब्याज देता है। ठीक है। और हर साल आप या तो ये ब्याज नकद ले सकते हैं या फिर इसी 10% वाले बॉन्ड में दोबारा निवेश कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर बाजार में इसी तरह के दूसरे बॉन्ड्स पर सिर्फ 5% ब्याज मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? कोई भी समझदार निवेशक अपना 10% वाला ब्याज नकद लेने के बजाय उसे वापस 10% पर ही निवेश करना चाहेगा, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये ज्यादा आकर्षक है। ज्यादा आकर्षक है और जरूरत पड़ने पर वो नए मिले बॉन्ड को बेचकर ज्यादा नकद पा सकता है क्योंकि वो ज्यादा मूल्यवान है। सही बात। लेकिन अब सोचिए, अगर बाजार में नए बॉन्ड्स पर 15% ब्याज मिल रहा है तो फिर 10% पर क्यों लगाएंगे? बिल्कुल,
वही समझदार निवेशक अपना पैसा 10% पर दोबारा क्यों लगाएगा? वो ब्याज नकद लेना पसंद करेगा, भले ही उसे उस नकद की तुरंत जरूरत ना हो। हाँ, क्योंकि अगर उसे बाद में पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बाजार से 10% वाले बॉन्ड सस्ते में खरीद सकता है, क्योंकि अब तो 15% वाले बॉन्ड उपलब्ध हैं। समझ गई। तो कंपनियों को भी ठीक इसी तरह सोचना चाहिए कि वो अपने शेयरधारकों की इस अप्रबंधित कमाई का क्या करें। एकदम सही, बिल्कुल यही लॉजिक। अगर कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाकर मान लीजिए 15% कमा सकती है, जबकि शेयर होल्डर बाहर सिर्फ 10% कमा सकता है, तो कंपनी को पैसा रोक लेना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ 8% कमा सकती है और शेयर होल्डर बाहर 12% कमा सकता है, तो पैसा बांट देना चाहिए। ये तो बहुत सीधा तर्क है। हाँ, पर बफे उन सीईओज की कड़ी आलोचना करते हैं जो ये तर्क अपनी सहायक कंपनियों मतलब सब्सिडरीज के मैनेजमेंट पर तो लागू करते हैं, यानी कम रिटर्न देने वाली सब्सिडरी से पैसा निकालकर ज्यादा रिटर्न देने वाली सब्सिडरी में लगाते हैं। हाँ, ये तो करते हैं। पर यही तर्क अपनी मूल कंपनी के शेयरधारकों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो अक्सर पैसा रोके रखते हैं, भले ही वे उस पर अच्छा रिटर्न ना कमा पा रहे हों, अपनी ईगो के लिए या बस साइज बढ़ाने के लिए। ओह, इसमें एक और खतरा छुपा होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कई बार कंपनियां अपने बहुत शानदार ज्यादा मुनाफा कमाने वाले मुख्य व्यवसाय से जो मोटी कमाई होती है, हाँ, उसका इस्तेमाल कई और औसत दर्जे के मतलब ठीक ठाक से कम मुनाफे वाले व्यवसायों को खरीदने या उनमें विस्तार करने में लगा देती है। अच्छा। इससे कंपनी की कुल मिलाकर ग्रोथ तो दिखती है कागज पर, लेकिन असल में वे शेयरधारकों के पैसे को कम उत्पादक जगहों पर लगाकर खराब पूंजी आवंटन मतलब पुअर कैपिटल एलोकेशन कर रही होती हैं। स्प्लिट। हाँ, ये बड़ा मुद्दा था। जब बर्कशायर का शेयर हजारों डॉलर का हो गया था, तब कई लोग पूछते थे कि भाई ये अपना स्टॉक स्प्लिट क्यों नहीं करते। आम धारणा तो यही है कि स्प्लिट से शेयर की कीमत कम हो जाती है, जिससे छोटे निवेशक भी आसानी से खरीद पाते हैं और ये शेयर धारकों के हित में होता है। लेकिन बफेट वो तो शुरुआत में इसके सख्त खिलाफ थे। हाँ, वे इससे बिल्कुल असहमत थे। उनका मानना था कि स्टॉक स्प्लिट मुख्य रूप से छोटी अवधि के मतलब कीमत केंद्रित खरीदारों को आकर्षित करता है। कीमत केंद्रित? हाँ, मतलब ऐसे निवेशक जिनका ध्यान कंपनी के बिजनेस की असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू पे कम और शेयर की कीमत के रोजाना उतार चढ़ाव पर ज्यादा होता है। अच्छा, जो ट्रेडर टाइप होते हैं। बिल्कुल। बफे को लगता था कि ये ऐसे अस्थिर निवेशकों के आने से मौजूदा मूल्य केंद्रित दीर्घकालिक मालिकों का जो समूह उन्होंने बनाया है वो कमजोर होता है, उसकी गुणवत्ता कम होती है। तो ये सिर्फ एक मतलब सैद्धांतिक बात है या इसका वाकई कोई असर होता है? नहीं, बफे का मानना था कि इसका वास्तविक असर होता है। देखिए, उनका लक्ष्य हमेशा से तर्कसंगत जानकारी रखने वाले शेयरधारकों को आकर्षित करना रहा है। हाँ। ताकि स्टॉक की कीमत भी ज्यादातर तर्कसंगत बनी रहे, यानी कंपनी के आंतरिक मूल्य के आसपास रहे। अब ये जो अतार्किक या भावनात्मक निवेशक होते हैं जो सिर्फ कीमत देखकर या बाजार के मूड के हिसाब से खरीदते बेचते हैं, वो स्टॉक की कीमतों में बेतहाशा उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। अच्छा। बफे इसे उन्मत्त अवसादग्रस्त मूल्यांकन कहते हैं, मैनिक डिप्रेसिव वैल्यूएशंस। उन्मत्त अवसादग्रस्त। हाँ, मतलब कभी जरूरत से ज्यादा आशावादी, कभी जरूरत से ज्यादा निराशावादी। उन्होंने एक उदाहरण दिया था ओपेरा बनाम रॉक कॉन्सर्ट के विज्ञापन का। वो क्या था? कि आप जैसा विज्ञापन देंगे, यानी कंपनी जैसा बर्ताव करेगी और संदेश देगी, वैसे ही दर्शक मतलब वैसे ही निवेशक आएंगे। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपके निवेशक बिजनेस पर ध्यान दें, तो आपको कीमत के उतार चढ़ाव को बढ़ावा देने वाले कदमों जैसे स्प्लिट से बचना चाहिए। स्टॉक स्प्लिट से अनिवार्य रूप से क्या होता है? ट्रेडिंग गतिविधि बढ़ती है। हाँ, वो तो है। ज्यादा लोग खरीदते बेचते हैं। इससे शेयर धारकों के लिए कुल मिलाकर लेन देन की लागत बढ़ जाती है, जिसकी हमने पहले बात की। हाँ, वही लागत है। बफे इसे वित्तीय अदला बदली कहते हैं, फाइनेंशियल फ्लिप फ्लॉपिंग। मतलब बिना किसी ठोस कारण के बस शेयर हाथ बदलते रहते हैं। इससे कंपनी के बिजनेस को तो रत्ती भर भी फायदा नहीं होता, सिर्फ ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की कमाई बढ़ती है। सही बात। इसलिए बफे का मानना था कि उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम मालिकों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक अभिशाप है। अभिशाप? ये तो वाकई मतलब बिल्कुल उल्टी बात है जो आमतौर पर सोची जाती है ना? लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बाद में बर्कशायर ने अपनी पूंजी संरचना में बदलाव किया और क्लास बी शेयर्स बनाए। तो जो पहले स्टॉक स्प्लिट के इतने खिलाफ थे, उन्होंने ये क्यों किया? ये क्लास बी शेयर क्या थे? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचा समझा कदम था। 1996 में बर्कशायर ने क्लास बी स्टॉक जारी किया। अच्छा, 96 में? हाँ, इसके हर शेयर को क्लास ए के 130वां आर्थिक अधिकार दिए गए,
मतलब डिविडेंड या कंपनी बिकने पर जो हिस्सा मिलता है जी। वो क्लास ए का 30वां हिस्सा था। ठीक है। लेकिन वोटिंग अधिकार वो क्लास ए के मुकाबले केवल 1/20 ही मिला। ओह, वोटिंग बहुत कम। हाँ, वोटिंग पावर बहुत कम। और एक और महत्वपूर्ण बात, क्लास ए शेयर को क्लास बी में बदला जा सकता था, लेकिन क्लास बी को वापस क्लास ए में नहीं बदला जा सकता था। अच्छा, ये वन वे था। तो इसका मकसद क्या था फिर? ये भी तो एक तरह का स्प्लिट जैसा ही लग रहा है। हुई थी। क्या समस्या थी? उस समय बाजार में कई ऐसे यूनिट ट्रस्ट्स आ गए थे जो मतलब बर्कशायर हैथवे की नकल करने का दावा करते थे। अच्छा, नकलची। हाँ, बफे ने उन्हें क्लोन कहा। ये ट्रस्ट छोटे निवेशकों को लुभाने के लिए बर्कशायर के पिछले शानदार पर बफे के अनुसार भविष्य में न दोहराए जा सकने वाले प्रदर्शन का हवाला देते थे। और फिर वे निवेशकों से भारी भरकम फीस और कमीशन वसूलते थे। ये फीस बर्कशायर में सीधे निवेश करने की लागत से कई ज्यादा थी। ओह, तो ये तो निवेशकों के लिए महंगा सौदा था। तो बफे को इन क्लोन से क्या आपत्ति थी? बस फीस की वजह से? नहीं, उन्हें कई चिंताएं थी। पहली तो यही कि ये अनुभवी निवेशकों को गुमराह कर रहे थे और उनसे अनुचित फीस ले रहे थे। हाँ, वो तो है। दूसरी, इन ट्रस्टों की खरीदारी से बर्कशायर के क्लास ए स्टॉक में सट्टा गतिविधि बढ़ने का खतरा था। मतलब उसकी कीमत अवास्तविक स्तर पर पहुंच सकती थी। अच्छा, बबल बनने का डर। बिल्कुल। बफे को डर था कि इससे एक बुलबुला बन सकता है और जब वो फूटेगा, जैसा कि अक्सर होता है, तो कई निवेशक निराश होंगे और इससे बर्कशायर की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा, भले ही कंपनी ने खुद कुछ गलत ना किया हो। हाँ, नाम तो कंपनी का एक खराब होता। बिल्कुल। इसलिए क्लास बी शेयर बनाने का मुख्य कारण इन महंगे क्लोन ट्रस्टों का मुकाबला करना था। अच्छा। इसने छोटे निवेशकों को बर्कशायर में सीधे और अपेक्षाकृत कम लागत पर निवेश करने का एक तरीका दे दिया, जिससे उन महंगे ट्रस्टों की जरूरत ही कम हो गई। समझ गई। ये एक तरह से निवेशकों के लिए एक सस्ता और सीधा विकल्प मुहैया कराना था। ये तो बहुत ही व्यावहारिक और मतलब शेयर होल्डर के हित में सोचने वाला कदम लगता है। और आपने बताया कि इसकी लागत भी कम रखी गई थी, जानबूझकर। हाँ, ये भी दिलचस्प है। इस क्लास बी स्टॉक की ऑफरिंग के लिए जो अंडरराइटिंग कमीशन था, वो जानबूझकर बहुत कम रखा गया, सिर्फ 1.5%। सिर्फ 1.5%? हाँ, ये इसलिए ताकि ब्रोकर्स के लिए इसे बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से बेचने का प्रोत्साहन कम हो। बफे ये नहीं चाहते थे कि लोग इसे फटाफट खरीदें, बेचें। और साथ ही उन्होंने शेयरधारकों को लिखे पत्र में साफ साफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि उस समय यानी 1996 में बर्कशायर के स्टॉक की कीमत उसके बिजनेस के आंतरिक मूल्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी थी और निवेशकों को भविष्य में ऐसे ही शानदार रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वाह, मतलब पूरी पारदर्शिता। बिल्कुल। उनका लक्ष्य हमेशा निवेशकों को यथार्थवादी उम्मीदें देना रहा है, न कि उन्हें ऊंचे सपनों में उलझाना। ये फिर से उसी बात पर आता है, सही तरह के जानकारी रखने वाले निवेशकों को आकर्षित करना। तो अगर हम इन सब बातों को मतलब समेटें, डर और लालच के विपरीत चलना, लेन देन की लागतों को अपना दुश्मन समझना, कीमत की बजाय बिजनेस की वैल्यू पर ध्यान देना, सिर्फ जरूरत होने पर ही कमाई को रोकना और शेयरधारकों को सट्टेबाजों की तरह नहीं बल्कि मालिकों की तरह मानना, तो बफे के इस पूरे दर्शन का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, सार यही है कि एक कंपनी को अपने शेयरधारकों को वाकई में मतलब सचमुच में भागीदार समझना चाहिए, पार्टनर। भागीदार। हाँ, इसका मतलब है उनके हितों को सबसे ऊपर रखना, उनके पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना, या अगर बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो लौटा देना, उनसे स्पष्ट और ईमानदारी से संवाद करना और ऐसी नीतियां बनाना जो सट्टेबाजी को हतोत्साहित करें और दीर्घकालिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करें। ये एक ऐसा नजरिया है जो वॉल स्ट्रीट की रोजमर्रा की गहमा गहमी उस खरीदो बेचो की दुनिया से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। ये एक बिजनेस मालिक का नजरिया है, स्टॉक ट्रेडर का नहीं। और ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है। आपने जो क्लास बी शेयर का उदाहरण दिया, वो दिखाता है कि बफे सिर्फ बातें नहीं करते, वो असल में संरचनात्मक बदलाव भी करते हैं अपनी सोच को अमल में लाने के लिए। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता चाहें तो विचार कर सकते हैं। क्या सवाल? बफे जिस तरह तर्कसंगत स्वामित्व और दीर्घकालिक मूल्य पर इतना जोर देते हैं, उसे देखते हुए क्या एक कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ अपने दर्शन को, अपनी फिलॉसफी को स्पष्ट रूप से बताने तक ही सीमित है? या क्या ये जिम्मेदारी इससे आगे बढ़कर सक्रिय रूप से अपने शेयरधारक आधार को आकार देने तक जाती है, मतलब उसे शेप करने की? आकार देना मतलब क्या क्लास बी स्टॉक बनाने जैसे संरचनात्मक निर्णय जो खास तरह के निवेशकों को आकर्षित करते हैं और शायद दूसरों को हतोत्साहित कर सकते हैं, क्या इन्हें एक तरह से शेयरधारकों के सक्रिय चयन या क्यूरेशन का रूप माना जा सकता है? क्यूरेशन जैसे म्यूजियम में होता है?
हाँ, कुछ वैसा ही। क्या कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि वे किस तरह के मालिक चाहते हैं और फिर उसी हिसाब से अपनी संरचना और अपने संवाद को ढालना चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उनको सीधी चुनौती देता है। वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए कि कंपनियों का अपने शेयरधारकों के प्रति दायित्व क्या है और वो दायित्व आखिर कहाँ तक जाता है। इस विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। कॉर्पोरेट दुनिया की एक बेहद दिलचस्प कली में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विलय और अधिग्रहण की, M&A जिसे कहते हैं, लेकिन एक खास नजरिए से। हाँ, वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का नजरिया। बिल्कुल। हमारे पास है उनके कुछ शेयरधारकों को लिखे पत्र और लेख। हाँ, बर्कशायर हैथवे के एनुअल लेटर्स का हिस्सा है ये, जिनमें उन्होंने M&A, स्टॉक बायबैक और ये LBOs पर अपने दशकों के अनुभव और सोच का निचोड़ रखा है। बिल्कुल, काफी कुछ सीखने को है इसमें। तो आज का मिशन क्या है अपना? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बफेट और मंगर कैसे सोचते हैं जब वो कोई बिजनेस खरीदते हैं। हाँ, और क्यों वो मानते हैं कि ज्यादातर सौदे शेयरधारकों के लिए अच्छे नहीं होते। सही। और उनकी नजर में पूंजी लगाने का मतलब कैपिटल एलोकेशन का सही तरीका क्या है। और ये बातें सिर्फ बड़े CEO के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर उस इंसान के लिए काम की है जो बिजनेस या इन्वेस्टिंग को थोड़ा भी समझना चाहता है। तो शुरू करें? हाँ, चलिए इस खजाने को खोलते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं इस बात से कि बफेट को क्या चीज सबसे ज्यादा उत्साहित करती है। वो कहते हैं एक अच्छी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल दमदार हो, मैनेजमेंट काबिल और भरोसेमंद, उसे खरीदना उनके लिए सबसे बड़ा रोमांच है। हाँ, लेकिन वो फौरन एक चेतावनी भी देते हैं। क्या? कि ये मामला जीवन साथी चुनने जैसा है। मतलब एक्टिव रहो, मौके देखो, खुला दिमाग रखो, पर जल्दबाजी मत करो। हाँ बिल्कुल। बेसब्र होना बहुत महंगा पड़ सकता है। अच्छा। और यहीं वो उन मैनेजर्स पर निशाना साधते हैं जो वो मेंढक राजकुमारी वाली कहानी है ना, हाँ, बचपन वाली, उससे कुछ ज्यादा ही प्रभावित लगते हैं। कैसे? वो कॉर्पोरेट जगत के मेंढकों को, मतलब साधारण या औसत कंपनियों को मुंहमांगी कीमत पर खरीद लेते हैं, इस उम्मीद में कि उनका मैनेजमेंट का चुंबन उस मेंढक को राजकुमार बना देगा। एग्जैक्टली। और जब नतीजा नहीं मिलता तो क्या करते हैं? और मेंढक ढूंढता है। हाँ, बफेट ने सेंटाइना का एक कोट भी इस्तेमाल किया है इस पर। हाँ, वो कट्टरता वाला। कट्टरता तब होती है जब आप अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपने प्रयास दोगुने कर देते हैं। सही। सुनने में फनी है पर इसमें बड़ी सच्चाई छुपी है कॉर्पोरेट जगत की। ये बात तो है। और मजे की बात, बफेट खुद की गलतियां भी मानते हैं। हाँ, ये उनकी खासियत है। वो मानते हैं कि शुरुआत में उन्होंने भी कोशिश की थी सस्ते में कुछ मेंढक खरीदने की, ये सोचकर के कीमत कम है तो सौदा अच्छा होगा। हाँ। लेकिन नतीजा वही ढाक के दीन पात। बफेट के शब्दों में, मैंने चूमा और वे टर्राते रहे। हाँ। इससे उन्होंने सीखा। वो गोल्फ कोच वाली कहावत याद है? हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस करने से प्रॉफिट नहीं बनते, प्रैक्टिस से चीजें पक्की हो जाती हैं। बिल्कुल। गलत तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो गलत तरीका ही पक्का होगा। तो फिर रणनीति बदली, क्या किया? रणनीति बदली, अच्छी कंपनियों को उचित मूल्य पर खरीदना, ना कि औसत कंपनियों को शानदार कीमत पर। अच्छा, उचित मूल्य पर अच्छी कंपनी। हाँ, यहीं पर वो आंतरिक व्यापार मूल्य यानी इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये शब्द बार बार आता है, ये आंतरिक व्यापार मूल्य, ये क्या भला है? आसान शब्दों में बताइए। देखिए, सीधी सी बात है, ये किसी बिजनेस की असली फंडामेंटल कीमत है। मतलब? जो शेयर बाजार में भाव चल रहा है वो नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो रोज बदलता है। आंतरिक मूल्य इस पर आधारित है कि वो बिजनेस भविष्य में कितना कैश कमा सकता है। बफेट कहते हैं वो किसी औसत कंपनी टी को, मान लीजिए उसकी आंतरिक कीमत X है, तो उसे 2X कीमत पर 100% खरीदने के बजाय एक बेहतरीन कंपनी W को, जिसकी कीमत भी X है, उसका सिर्फ 10% हिस्सा X कीमत पर खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन ज्यादातर मैनेजर ठीक इसका उल्टा करते हैं। हाँ, यही तो समस्या है। पर क्यों? आखिर क्यों मैनेजर औसत कंपनियों को इतनी ऊंची कीमत पर खरीदते हैं? क्या सोच होती है इसके पीछे? बफेट इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। मतलब ऐसे कारण जो शायद मैनेजर खुलकर कभी ना कहें। अच्छा। पहला, लीडर्स में एक स्वाभाविक जोश होता है। वो एनिमल स्पिरिट्स कहते हैं इसे। उन्हें एक्शन पसंद होता है, कुछ न कुछ करते रहने की इच्छा। हाँ, मतलब डील करने का रोमांच। बिल्कुल। बर्कशायर में भी जब कोई अधिग्रहण की बात चलती है तो माहौल में एक अलग ही गर्मी आ जाती है। दूसरा कारण, साइज। हाँ, कंपनियों और उनके मैनेजमेंट को अक्सर उनके आकार से आंका जाता है, लाभप्रदता से नहीं।
वो फॉर्च्यून 500 लिस्ट का उदाहरण देते हैं। हाँ, मैनेजर गर्व से बताते हैं कि सेल्स में हमारी रैंक ये है, पर शायद मुनाफे के हिसाब से रैंक पता भी ना हो। सही। और तीसरा कारण, वो जादुई चुंबन वाला। हाँ, तीसरा और शायद सबसे खतरनाक कारण, कई मैनेजर सच में मानते हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो जिस भी कंपनी को खरीदेंगे उसे बदल देंगे। हाँ, उन्हें लगता है कि उनका मैनेजमेंट स्टाइल या उनका चुंबन उस कंपनी की किस्मत बदल देगा, भले ही वो कंपनी सालों से संघर्ष कर रही हो। पर बफेट इस चुंबन की ताकत पर सवाल उठाते हैं ना। बिल्कुल, वो कहते हैं भाई अगर कोई निवेशक चाहे तो खुद बाजार भाव पर उस मेंढक कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो फिर मैनेजर को उसी मेंढक को चूमने के लिए दोगुनी कीमत क्यों दी जाए? हाँ, उस चुंबन में वाकई कोई करिश्मा होना चाहिए। बफेट का अनुभव क्या कहता है? हमने कई चुंबन देखे हैं, लेकिन चमत्कार बहुत कम। सही। फिर भी कई मैनेजर इतने आश्वस्त होते हैं अपने इस हुनर पर कि उनका कॉर्पोरेट आंगन ऐसे मेंढकों से भर जाता है जो टर्राने के सिवा कुछ नहीं करते। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि सारे अधिग्रहण बुरे नहीं होते, कुछ सफल भी रहे हैं। हाँ, वो 2 तरह की सफलता की बात करते हैं। पहली श्रेणी उन कंपनियों की है जिन्होंने ऐसे बिजनेस खरीदे जो महंगाई के दौर में इन्फ्लेशन में अच्छा करते हैं। कैसे? यानी वो आसानी से अपनी कीमतें बढ़ा सके और उन्हें ज्यादा नया पैसा लगाए बिना अपना वॉल्यूम बनाए रखने में दिक्कत ना हो। अच्छा, और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है प्रबंधकीय सुपरस्टार्स की। वो लोग जो सच में मेंढक के भेष में छिपे राजकुमार को पहचान सकते हैं और उनमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे वो टॉम मर्फी का उदाहरण देते हैं। हाँ, कैपिटल सिटीज वाले। लेकिन बफेट विनम्रता से कहते हैं कि वो खुद को इस दूसरी श्रेणी में नहीं गिनते। ये तो हुई नकद सौदों की बात, लेकिन अक्सर कंपनियां कैश की जगह अपने ही शेयर इस्तेमाल करती हैं अधिग्रहण के लिए। इस पर बफेट का क्या कहना है? वो काफी सतर्क लगते हैं इसे लेकर। बेहद सतर्क। उनका नियम एकदम साफ है। क्या है नियम? हम अपनी कंपनी यानी बर्कशायर का शेयर किसी अधिग्रहण के लिए तब तक जारी नहीं करेंगे जब तक हमें बदले में कम से कम उतना ही आंतरिक व्यापार मूल्य न मिल रहा हो जितना हम दे रहे हैं। मतलब वैल्यू फॉर वैल्यू। बिल्कुल। समस्या ये है कि कई मैनेजर 50 सेंट का आंतरिक मूल्य देकर $1 का मूल्य खरीदने को तैयार रहते हैं, खासकर तब जब उनकी खुद की कंपनी का शेयर बाजार में सस्ता बिक रहा हो, उसके आंतरिक मूल्य से कम पर। हाँ बिल्कुल, ये सबसे खराब स्थिति है। ये तो बड़ा पेच है। मतलब अगर आपकी कंपनी का शेयर बाजार में सस्ता है तो उसे किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए इस्तेमाल करना अपने ही शेयर धारकों का नुकसान करना है। ठीक समझे। ये मैनेजमेंट के लिए एक तरह का वो कहते हैं ना लिटमस टेस्ट है कि वो कंपनी का विस्तार चाहते हैं या अपने मौजूदा शेयरधारकों की दौलत बचाना और बढ़ाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सोचिए अगर आपकी कंपनी का शेयर बाजार में उसकी असली कीमत के आधे पर बिक रहा है और आप उस शेयर को देकर कोई दूसरी कंपनी पूरी कीमत पर खरीद रहे हैं, तो आप असल में $1 की चीज पाने के लिए $2 की कीमत चुका रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सरासर नुकसान है। लेकिन मैनेजर इसके लिए भी तो तर्क देते होंगे, कुछ जस्टिफिकेशन तो देते होंगे। हाँ, कई लुभावने तर्क दिए जाते हैं। पहला, अरे हम जो कंपनी खरीद रहे हैं वो भविष्य में बहुत ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी। बफेट कहते हैं ठीक है, लेकिन जिस कंपनी के शेयर आप दे रहे हैं क्या उसका भविष्य नहीं है? अगर आप आज 2x का मूल्य देकर x का मूल्य ले रहे हैं तो ये असंतुलन तो बना ही रहेगा, भले ही भविष्य में दोनों की वैल्यू डबल हो जाए। बात तो सही है। और दूसरा तर्क, हमें तो ग्रो करना है, बढ़ना है। हाँ, ये वाला बहुत कॉमन है, हमें बढ़ना है। बफेट पूछते हैं ये हमें कौन है? मैनेजर। कंपनी का साइज। हाँ, कंपनी का आकार बढ़ सकता है, मैनेजर का साम्राज्य बढ़ सकता है, लेकिन मौजूदा शेयर धारकों का क्या? उनके लिए तो बिजनेस का मूल्य प्रति शेयर कम हो गया। वो एक बढ़िया मिसाल देते हैं खेत वाली। हाँ, 120 एकड़ वाले खेत की। हाँ, मान लीजिए आपके परिवार के पास 120 एकड़ के बढ़िया खेत है। आपका पड़ोसी जिसके पास 60 एकड़ का औसत खेत है आपको प्रस्ताव देता है कि चलो खेत मिला लेते हैं और बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो मैनेजमेंट का एरिया 180 एकड़ हो गया। हाँ, मैनेजर खुश, लेकिन आपके परिवार का कुल मिलाकर दोनों खेतों और उनकी उपज में हिस्सा वो तो 25% घट गया। क्या ये समझदारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई तर्क? एक और तर्क सुनने को मिलता है, खासकर टैक्स फ्री डील्स में। अच्छा। हाँ जी, हमारा स्टॉक अभी सस्ता है, पर क्या करें, हमें डील करने के लिए कम से कम 51% स्टॉक देना ही पड़ रहा है ताकि बेचने वाले शेयर धारकों को टैक्स ना लगे। मतलब बेचने वाले की टैक्स की जरूरत।
खरीदार के लिए सौदा तय कर रही है। ये तो मानना हुआ कि कम स्टॉक देना बेहतर है, लेकिन बफेट पूछते हैं अगर 100% स्टॉक देना बेवकूफ़ी है तो 51% देना भी तो बेवकूफ़ी है, बस थोड़ी कम मात्रा में। लॉजिकल है। तो क्या इस मूल्य विनाश से मतलब वैल्यू डिस्ट्रक्शन से बचने का कोई तरीका है अगर स्टॉक इस्तेमाल करना ही पड़े? बफेट 3 रास्ते बताते हैं। पहला, एक सच्चा व्यापार मूल्य के बदले व्यापार मूल्य का विलय हो, जहां दोनों कंपनियां ईमानदारी से एक दूसरे की असली कीमत आके और बराबरी का सौदा करें। हाँ, जैसे बर्कशायर ने ब्लू चिप स्टैम्प्स के साथ करने की कोशिश की थी, पर यह बहुत दुर्लभ है। दूसरा रास्ता तब खुलता है जब अधिग्रहण करने वाली कंपनी का स्टॉक बाजार में उसकी असली कीमत पर या उससे भी महंगा बिक रहा हो। अच्छा, जैसे 1960 के दशक के अंत में हुआ था। हाँ। तीसरा तरीका है नुकसान की भरपाई करना। कैसे? यानी अधिग्रहण के बाद आप उतने ही शेयर बाजार से वापस खरीद लें जितने आपने सौदे में जारी किए थे, एक तरह से गलती सुधारना। दिलचस्प। बफेट एक और चीज की आलोचना करते हैं, ये ईपीएस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, प्रति शेयर आय। हाँ, बिल्कुल। अक्सर कंपनियां डील्स को ये कहकर सही ठहराती हैं कि देखो इससे हमारा ईपीएस बढ़ेगा, जैसे यही सबसे जरूरी चीज हो। और वो इसे एक मजेदार उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, एक अमीर एमबीए छात्र है और एक दिहाड़ी मजदूर। दोनों अपने आर्थिक हितों का विलय कर लेते हैं। छात्र की प्रति व्यक्ति आय यानी ईपीएस तो तुरंत बढ़ जाएगी क्योंकि मजदूर की आय भी जुड़ गई। हाँ, पर ये तो बेवकूफी है छात्र के लिए। बिल्कुल। तो बफे कहते हैं असली सवाल ये नहीं है कि ईपीएस बढ़ा या घटा, असली सवाल ये है कि सौदा आंतरिक व्यापार मूल्य के हिसाब से कमजोर करने वाला है, मतलब डाइल्यूटिव है, या मजबूत करने वाला, एंटी डाइल्यूटिव। अच्छा, ये डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव मतलब शेयर होल्डर की वैल्यू कम हुई या बढ़ी? हाँ, भाषा का भी खेलें इसमें। कैसे? हम आम तौर पर कहते हैं कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया। हाँ। बफे कहते हैं इसे यूं कहना ज्यादा सटीक है, कंपनी बी को खरीदने के लिए कंपनी ए का एक हिस्सा बेच दिया गया। वाह, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। आप क्या दे रहे हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप क्या पा रहे हैं। बिल्कुल। और जब कोई कंपनी सस्ते में अपने शेयर जारी करके महंगा अधिग्रहण करती है तो इसका दोहरा झटका लगता है। दोहरा झटका? हाँ, पहला झटका तो सीधा है, आपके हिस्से का आंतरिक मूल्य कम हो गया, डील से ही नुकसान हो गया। और दूसरा हुआ, बाजार ये देखता है कि मैनेजमेंट शेयर धारकों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। अच्छा। इससे निवेशकों का मैनेजमेंट पर भरोसा कम होता है और वो भविष्य में उस कंपनी के शेयर को और कम कीमत देने लगते हैं। मतलब पीई रेशो कम हो जाता है, भले ही मैनेजमेंट कहे कि ये तो बस एक बार की बात थी। भरोसा टूटना महंगा पड़ता है, तो फिर रास्ता क्या है? बफेट वो हॉकी प्लेयर वेन ग्रिट्स्की की सलाह याद दिलाते हैं। हाँ, ग्रिट्स्की की मशहूर सलाह, वहां जाओ जहां पक जाने वाला है, न कि जहां वो अभी है। मतलब भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लो। बिल्कुल। बफेट का मानना है कि ज्यादातर बड़े अधिग्रहण मौजूदा शेयरधारकों के लिए नुकसानदायक होते हैं। भले ही बेचने वाले शेयरधारकों, कंपनी के मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकरों की चांदी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। वो इसे उल्टे क्रम में चेन लेटर चलाने जैसा कहते हैं, जहां पैसा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, शेयरधारकों से दूर। ये सब सुनकर लगता है कि ये पूंजी का सही आवंटन, कैपिटल एलोकेशन, कितना मुश्किल और कितना जरूरी काम है। बहुत ज्यादा। और सीईओ का अपना जोश, ईगो या सिर्फ दूसरे भी कर रहे हैं वाली सोच अक्सर गलत सौदों की तरफ ले जाती है। हाँ, वो बफेट के दोस्त वाली कहानी। हाँ, जब सारे आर्थिक तर्क फेल हो गए डील के लिए तो सीईओ दोस्त ने मजाक में कहा, अरे यार, बाकी सब बच्चों के पास एक वैसी कंपनी है तो हमें भी चाहिए। मतलब पीयर प्रेशर में खरीद लिया। हाँ। तो बर्कशायर का तरीका अलग कैसे है? वो क्या चीजें देखते हैं जब वो कोई कंपनी खरीदते हैं? उनका तरीका एकदम सीधा और स्पष्ट है। पहला, वो ऐसी कंपनियां खरीदना चाहते हैं जिन्हें वो समझते हों, कोई रॉकेट साइंस नहीं। दूसरा, जिनकी आर्थिक बुनियाद मजबूत और टिकाऊ हो, मतलब जिनका बिजनेस लंबे समय तक चले। तीसरा, जिनका मैनेजमेंट काबिल और भरोसेमंद हो, जिस पर वो ट्रस्ट कर सकें। और वो बेचने वालों के प्रोजेक्शंस पर यकीन नहीं करते। बिल्कुल नहीं। वो बेचने वालों द्वारा बनाए गए भविष्य के लुभावने अनुमानों को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें वो बीमार घोड़े वाली कहानी याद है? हाँ, जब घोड़ा ठीक चल रहा हो तभी बेच दो। बफे कहते हैं अधिग्रहण की दुनिया में उसी बीमार घोड़े को दुनिया का सबसे तेज घोड़ा बताकर बेचा जाता है। हाँ। अच्छा, बर्कशायर के कुछ और फायदे भी हैं शायद। हाँ,
उनके पास कोई कठोर स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं होता जिससे वो लचीले रहते हैं, फ्लेक्सिबल। वो हमेशा किसी भी अधिग्रहण की तुलना शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदने से करते हैं, मतलब पैसिव इन्वेस्टमेंट से। क्या ये सौदा स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बेहतर है? ये अच्छा पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, वो बेचने वालों को एक स्थायी घर और स्वायत्तता देते हैं, ऑटोनॉमी। मतलब वो मैनेजमेंट में दखल नहीं देते? बहुत कम। वो ऐसे मालिकों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिन्हें वाकई अपनी कंपनी, अपने लोगों और अपने प्रोडक्ट की परवाह हो। उनके अधिग्रहण के कुछ ठोस मापदंड भी हैं, है ना? बिल्कुल। पहला, सौदा बड़ा होना चाहिए, कम से कम $10 मिलियन सालाना टैक्स के बाद की कमाई। दूसरा, कंपनी की कमाई का पुराना रिकॉर्ड मजबूत होना चाहिए। जी। वो भविष्य के अनुमानों या टर्न अराउंड वाले सौदों में यकीन नहीं रखते। अच्छा, और? इक्विटी पर अच्छा रिटर्न होना चाहिए और कर्ज कम होना चाहिए। मैनेजमेंट पहले से मौजूद होना चाहिए। बर्कशायर खुद मैनेजर सप्लाई नहीं करता। बिजनेस सरल होना चाहिए, वो जटिल टेक्नोलॉजी नहीं समझते। और कीमत? हाँ, सबसे जरूरी, बेचने वाला कीमत बताए। बिना कीमत जाने वो बातचीत में समय बर्बाद नहीं करते। और वो हॉस्टाइल टेकओवर नहीं करते? बिल्कुल नहीं। अमित्र अधिग्रहण नहीं करते। फैसला बहुत तेजी से बताते हैं। कैश देना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आंतरिक मूल्य का लेन देन बराबर हो तो स्टॉक पर भी विचार कर सकते हैं। वो कॉली कुत्ते वाला उदाहरण भी देते हैं। हाँ, जब आप कॉली कुत्ता खरीदने का विज्ञापन देते हैं तो कई लोग आपको कॉकर स्पैनियल बेचने आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। सही बात है। ठीक है, ये तो हुई अधिग्रहण की बात। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा है और कोई अच्छा अधिग्रहण नहीं मिल रहा, और मान लीजिए उसका खुद का शेयर सस्ता है, तो बफेट शेयरों की पुनर्खरीद यानी स्टॉक रिपर्चेस के बारे में क्या सोचते हैं? वो इसके बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? शेयर तभी वापस खरीदने चाहिए जब उनकी बाजार कीमत उनके आंतरिक मूल्य से काफी कम हो, सिग्निफिकेंटली कम। और इसका फायदा क्या है? फायदा एकदम साफ है। जैसे ही कंपनी अपना शेयर सस्ते में वापस खरीदती है, बचे हुए हर शेयर का आंतरिक मूल्य तुरंत बढ़ जाता है। मतलब केक का साइज उतना ही रहा, पर स्लाइस कम हो गए तो हर स्लाइस बड़ा हो गया। बिल्कुल सही। बफेट कहते हैं कि कंपनियां अक्सर $1 खर्च करके $2 का वर्तमान मूल्य आसानी से हासिल कर लेती हैं। ऐसा फायदा कॉर्पोरेट अधिग्रहण में शायद ही कभी मिलता है। ये तो सीधा फायदा हुआ। क्या इसका कोई और शायद कम दिखने वाला फायदा भी है? हाँ, एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण फायदा है। वो क्या है? जब मैनेजमेंट लगातार कम कीमत पर शेयर वापस खरीदता है तो ये बाजार को एक सिग्नल भेजता है। कैसा सिग्नल? कि ये मैनेजमेंट शेयर धारकों की दौलत बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। अच्छा। ये देखकर मौजूदा और नए निवेशक मैनेजमेंट पर ज्यादा भरोसा करते हैं और भविष्य में कंपनी के शेयर को उसकी असली कीमत के ज्यादा करीब आंकने लगते हैं, यानी शेयर का दाम आंतरिक मूल्य के पास आने लगता है। और जो मैनेजर ऐसा नहीं करते? जो मैनेजर लगातार सस्ते शेयर खरीदने से बचते हैं, वो भी अनजाने में अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं कि शायद उन्हें लगता है शेयर महंगा है या उन्हें शेयर होल्डर वैल्यू की परवाह नहीं। लेकिन ये समर्थन ग्रीन मेल पर लागू नहीं होता है ना? ये ग्रीन मेल क्या चीज है? नहीं, ग्रीन मेल बिल्कुल अलग है और बफेट इसे घृणित मानते हैं। होता क्या है इसमें? ग्रीन मेल में होता ये है कि कोई व्यक्ति या ग्रुप, जिसे कॉर्पोरेट रेडर भी कह सकते हैं, किसी कंपनी के काफी शेयर खरीद लेता है। फिर वो मैनेजमेंट को धमकी देता है कि या तो वो कंपनी पर कब्जा कर लेगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे कंपनी को नुकसान हो। अच्छा, फिर मैनेजमेंट डरकर कंपनी के पैसे से, ध्यान दीजिए शेयर होल्डरों के पैसे से, उस रेडर के शेयर बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर वापस खरीद लेता है ताकि वो चला जाए। ये तो ब्लैकमेल जैसा हुआ। हाँ, वॉरेन बफेट कहते हैं ये जबरदस्त वसूली है, जहां दो पक्ष, रेडर और मैनेजमेंट, तीसरे निर्दोष पक्ष यानी बाकी शेयर होल्डरों के पैसे से अपनी अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेते हैं। समझ गया। अब एक और दिलचस्प विषय पर आते हैं, लीवरेज्ड बायआउट्स यानी LBOs। इस पर चार्ली मंगर के विचार काफी तीखे लगते हैं। पहले ये बताइए कि LBO होता क्या है आसान भाषा में? देखिए, LBO का मतलब है किसी कंपनी को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज यानी लीवरेज का इस्तेमाल करना। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी खरीदनी है तो LBO ऑपरेटर शायद 10 करोड़ अपनी जेब से लगाएगा और 90 करोड़ का कर्ज लेगा। बाप रे, 90% कर्ज? हाँ,
मंगर बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में एलबीओ ऑपरेटर्स की भारी सफलता का एक बड़ा कारण टैक्स का गणित है। टैक्स का गणित, वो कैसे? जब कोई कंपनी ज्यादातर इक्विटी यानी शेयर धारकों के पैसे से चलती है तो वो अपने मुनाफे पर कॉर्पोरेट टैक्स देती है। ठीक है। लेकिन अगर उसी कंपनी को 90% कर्ज से चलाया जाए तो उसे भारी ब्याज चुकाना पड़ता है और ये ब्याज टैक्स देनदारी से पहले घटाया जाता है। अच्छा, मतलब ब्याज पर टैक्स नहीं लगता? हाँ, इससे कंपनी की टैक्स देनदारी बहुत कम हो जाती है और जो पैसा टैक्स में बचता है वो कर्ज चुकाने और नए मालिकों की जेब में जाता है। इससे संपत्ति का कुल मूल्य बढ़ जाता है, भले ही बिजनेस पहले जैसा ही चल रहा हो। अच्छा, तो ये सिर्फ टैक्स का खेल है। टैक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर सिर्फ वही नहीं। मंगर बताते हैं कि नए मालिक अक्सर आते ही लागतें कम करते हैं। जैसे? खासकर कर्मचारियों की छटनी करके वो कंपनी के कमजोर हिस्सों को अक्सर प्रतिस्पर्धियों को ही ऊंची कीमत पर बेच देते हैं और वो भारी कर्ज और बाजार में तेजी का फायदा उठाते हैं। उनका मकसद होता है जल्दी से जल्दी कैश निकालना और कर्ज चुकाना या कंपनी को फिर से बेच देना। लेकिन मंगर इस पर कुछ गंभीर सामाजिक सवाल उठाते हैं। हाँ, वो पूछते हैं, क्या एक देश के तौर पर हम ये चाहते हैं कि हमारी बड़ी कंपनियां भारी कर्ज के बोझ तले दबे रहें? क्या कंपनियों का एक सामाजिक दायित्व ये भी नहीं है कि वो आर्थिक मुश्किलों की झटके झेल सकें, अपने कर्मचारियों, सप्लायर्स, ग्राहकों का कुछ हद तक ध्यान रख सके? वो कहते हैं खाली बोरी सीधी खड़ी नहीं रह सकती। हाँ, यानी जो कंपनी पहले से ही कर्ज में डूबी है वो मुश्किल समय में कैसे टिकेगी। वो ये भी सवाल करते हैं कि क्या हम देश के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को ऐसी गतिविधियों में लगाना चाहते हैं जिनका मुख्य काम टैक्स बचाना, कानूनों की सीमाएं परखना और जल्दी पैसा बनाने पर फोकस करना है? और वो बिजनेस को कमोडिटी की तरह खरीदने बेचने वाली बात। हाँ, क्या हम चाहते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस भी किसी कमोडिटी जैसे पोक बेली कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह खरीदे बेचे जाएं? ये तो सोचने वाली बातें हैं। तो क्या एलबीओस की वजह से बर्कशायर जैसे खरीदारों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं? मंगर मानते हैं कि हाँ, एलबीओ ऑपरेटर्स टैक्स फायदे और अपने कम जोखिम की वजह से, क्योंकि ज्यादातर पैसा कर्ज का होता है, हाँ, वो कंपनियों के लिए ज्यादा ऊंची बोली लगा सकते हैं। इससे बर्कशायर जैसे खरीदारों के लिए अच्छी कंपनियों को उचित कीमत पर खरीदना और मुश्किल हो गया है। वो मछली पकड़ने वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, मिनेसोटा की लीच लेक में मस्की मछली पकड़ने का, जहां उनके एक दोस्त के गाइड ने 19 साल में एक भी मस्की नहीं पकड़ी थी, जबकि झील मस्की के लिए मशहूर थी। उनका मतलब है कि अधिग्रहण का खेल अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। आखिर में बफेट उन बिजनेस मालिकों को क्या सलाह देते हैं जो अपनी कंपनी बेचने की सोच रहे हैं? ये भी एक बड़ा इमोशनल फैसला होता है। बहुत बड़ा फैसला। मालिक अक्सर अपने पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक बिजनेस खड़ा करने में, लेकिन उसे बेचते सिर्फ एक बार है, और वो भी कई बार भावुकता या दबाव में। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? बफेट कहते हैं कीमत जरूरी है, पर शायद सबसे जरूरी नहीं। मालिक को याद रखना चाहिए कि उनका बिजनेस अनोखा है और समय के साथ उसका मूल्य बढ़ेगा। इसलिए उन्हें कमजोर स्थिति से नहीं, बल्कि सोच समझकर अपनी शर्तों पर और सही खरीदार को चुनने के लिए पर्याप्त समय लेकर सौदा करना चाहिए। वो 2 तरह के आम खरीदारों से सावधान रहने को कहते हैं। पहला, उसी इंडस्ट्री की कोई दूसरी बड़ी कंपनी। क्यों? ऐसी कंपनी शुरू में चाहे कितने भी वादे करे, आखिरकार वो हस्तक्षेप करेगी और बिजनेस को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगी। आपका कल्चर, आपके लोग सब बदल सकते हैं। और दूसरा खरीदार? वित्तीय खिलाड़ी या प्राइवेट इक्विटी फर्म। ये लोग भारी कर्ज लेकर खरीदते हैं और जैसे ही मौका मिलता है कंपनी को दोबारा बेच देते हैं, कई बार तो सिर्फ अकाउंटिंग में हेरफेर करके कमाई को बेहतर दिखाने के बाद। तो अगर बेचने वाले को अपनी कंपनी की विरासत, अपने कर्मचारियों की परवाह है, तो ये दोनों तरह के खरीदार समस्या पैदा कर सकते हैं। तो बर्कशायर खुद को एक अलग तरह के खरीदार के तौर पर कैसे पेश करता है? बर्कशायर कहता है कि वो रखने के लिए खरीदता है, बाइज टू कीप। उनकी होल्डिंग कंपनी में कोई ऑपरेशनल स्टाफ नहीं होता। अच्छा। खरीदी गई कंपनियां पहले की तरह ही आज़ादी से चलती हैं। वो बेचने वाले के तरीकों के हिसाब से ढलते हैं, न कि उन्हें अपने हिसाब से ढालते हैं। और मैनेजमेंट? वो चाहते हैं कि मालिक मैनेजर कंपनी में लगभग 20% हिस्सेदारी रखें और बिजनेस चलाना जारी रखें।
बर्कशायर सिर्फ 2 चीजों में दखल देता है, पूंजी का आवंटन मतलब पैसा कहाँ लगेगा, और टॉप मैनेजमेंट का चुनाव और उनका मुआवजा तय करना, बस। और सौदा करने की प्रक्रिया भी सीधी सादी है। बिल्कुल, नकद भुगतान, कोई ब्रोकर बीच में नहीं, बिजनेस को कर्ज के लिए गिरवी नहीं रखा जाएगा, सौदे से पीछे हटने का कोई जोखिम नहीं, और बेचने वाला सीधे जानता है कि वो किसके साथ डील कर रहा है, वॉरेन बफेट। अंत में बफेट एक बहुत गहरी बात कहते हैं बेचने के फैसले के बारे में। हाँ, वो याद दिलाते हैं कि बेचने से मालिक रातों रात ज्यादा अमीर नहीं हो जाता। ये सिर्फ उसके धन का स्वरूप बदलता है। हाँ, एक केंद्रित बिजनेस जिसके बारे में वो सब कुछ जानता है, उसके बदले उसके हाथ में नकदी आती है जिसे शायद वो कम समझे हुए दूसरे व्यवसायों के छोटे हिस्सों यानी स्टॉक मार्केट में लगाएगा। तो बेचने का कोई ठोस कारण होना चाहिए। हाँ, सिर्फ और अमीर बनने की इच्छा काफी नहीं है। तो ये थी बर्कशायर हैथवे के विलय और अधिग्रहण के दर्शन की एक झलक। धैर्य, मूल्य पर अटूट ध्यान, मैनेजमेंट का सम्मान, शेयरधारकों के प्रति गहरी जिम्मेदारी, और हाँ, मेंढकों को चूमने से बचना। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, आज के इस तेज रफ्तार M&A माहौल में, जहां अक्सर आकार, गति और तिमाही नतीजों को ही सब कुछ मान लिया जाता है। क्या बफे का ये दशकों पुराना, धीरज वाला, मूल्य केंद्रित नजरिया आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या ये सिर्फ बर्कशायर जैसी बड़ी कंपनी के लिए ही संभव है? और क्या हम जैसे छोटे निवेशक भी इन सिद्धांतों से कुछ सीखकर अपने निवेश के फैसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये कुछ सवाल हैं जिन पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। अकाउंटिंग ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि बस अब बोरियत शुरू। हाँ, बिल्कुल। लेकिन निवेश की दुनिया में ये बोरियत नहीं, बल्कि एक जरूरी हथियार है। वॉरेन बफेट कहते हैं ना, कुछ निवेशक विश्वास पर चलते हैं कि मैनेजमेंट सब ठीक कर रहा होगा, पर कुछ विश्लेषण चुनते हैं। आज की हमारी बातचीत उन लोगों के लिए है जो विश्लेषण की राह पर चलना चाहते हैं। बिल्कुल। आज हम वॉरेन बफेट के नजरिए से अकाउंटिंग के कुछ अहम सिद्धांतों और उनमें छिपी भ्रांतियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद ये देखना है कि कैसे कागजों पर दिखने वाले आंकड़े कंपनी की असल आर्थिक हकीकत से बिल्कुल जुदा हो सकते हैं। हाँ, और कोशिश रहेगी कि इन मुश्किल लगने वाले आइडियाज को आसान बनाया जाए, ताकि किसी बिजनेस को समझने का नजरिया और पैना हो सके। सही। तो फिर शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। चलिए शुरुआत करते हैं 1936 के एक बड़े ही मजेदार व्यंग्य से। इसे बेन ग्राहम ने लिखा था, जो बफेट के गुरु थे। हाँ, मनमाफिक मोड़ा जा सकता है। ग्राहम ने कुछ बड़े दिलचस्प तरीके सुझाए थे। जैसे पहला तरीका था प्लांट संपत्ति का मूल्य घटाकर -1 बिलियन डॉलर कर देना। -1 बिलियन डॉलर संपत्ति का मूल्य नेगेटिव में, इसका क्या फायदा? फायदा ये कि फिर डेप्रिसिएशन यानी घिसावट का खर्चा दिखाने के बजाय कंपनी हर साल एप्रिसिएशन क्रेडिट दिखा सकती थी। अच्छा, मतलब कि संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है। हाँ। इससे कागजों पर मुनाफा बढ़ जाता, जबकि असल में कुछ नहीं बदला। वाह। दूसरा तरीका था कर्मचारियों को वेतन की जगह ऑप्शन वारंट देना, यानी सैलरी कैश में नहीं, बल्कि भविष्य में शेयर खरीदने के अधिकार के रूप में। हाँ, इससे पेरोल का खर्चा शून्य हो जाता, और अगर शेयर का दाम बढ़ता जैसा कंपनी को उम्मीद थी, तो कर्मचारी भी खुश। कंपनी को शेयर जारी करने पर भी फायदा होता, क्योंकि पार वैल्यू बहुत कम, जैसे 1 सेंट रखी गई थी। और तीसरा तरीका था इन्वेंट्री का मूल्य घटाकर सिर्फ $1 कर देना। सिर्फ $1? इससे क्या हासिल होता? इससे भविष्य में इन्वेंट्री का मूल्य गिरने का डर खत्म, और जब वो $1 वाली इन्वेंट्री बिकती, तो बिक्री मूल्य के मुकाबले लागत सिर्फ $1 होने से जबरदस्त मुनाफा दिखता। अच्छा। चौथा था प्रेफर्ड स्टॉक को बिना ब्याज वाले बॉन्ड से बदल देना, जिन्हें बाद में 50% डिस्काउंट पर वापस खरीदा जा सके, जिससे बॉन्ड रिटायरमेंट पर हर साल मुनाफा दर्ज हो। तो ये सब तिकड़म लगाकर कंपनी सोचती थी कि वो पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेगी, सिर्फ एंटी ट्रस्ट कानून ही उसे रोक पाएंगे। ये तो प्रायोगिक अकाउंटिंग प्रयोगशाला का कमाल था। हाँ। क्या आज भी इस तरह की क्रिएटिव अकाउंटिंग का डर बना रहता है? बिल्कुल। बफेट इसीलिए कहते हैं कि कमाई के आंकड़े पुट्टी जैसे लचीले हो सकते हैं, खासकर अगर मैनेजमेंट की नीयत ठीक ना हो। निवेशकों को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। अकाउंटिंग नंबर विश्लेषण का अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है। सतह के नीचे झांकना जरूरी है। सही कहा। ये तो हुई आंकड़ों को तोड़ने मरोड़ने की बात। अब आते हैं एक और अहम कॉन्सेप्ट पर, लुक थ्रू अर्निंग्स। ये क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है।
देखिए, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में निवेश करती है तो निवेशित कंपनी की कमाई को अपनी किताबों में कैसे दिखाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मालिकाना हक कितना है। अच्छा। मोटे तौर पे 3 नियम हैं। 20% से कम हिस्सेदारी होने पर निवेशक कंपनी अपनी कमाई में सिर्फ वही हिस्सा दिखाती है जो उसे डिविडेंड के रूप में मिला है। यानी अगर निवेशित कंपनी ने खूब कमाया लेकिन डिविडेंड नहीं दिया तो निवेशक की रिपोर्टेड कमाई में कुछ नहीं जुड़ेगा। ये तो थोड़ा अधूरा सा लगता है। बिल्कुल अधूरा। यही GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की सीमा दिखती है। दूसरी स्थिति है 20% से 50% हिस्सेदारी की। इसमें निवेशक कंपनी निवेशित कंपनी की कुल कमाई का अपना अनुपात मतलब प्रोपोर्शनल शेयर अपनी कमाई में एक लाइन आइटम के तौर पर दिखाती है, भले ही डिविडेंड मिला हो या नहीं। ओके। और 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होने पे पूरी कंसोलिडेशन होती है, यानी दोनों कंपनियों के खाते पूरी तरह जुड़ जाते हैं, बिक्री, खर्च, सब। तो बर्कशायर हैथवे के लिए ये लुक थ्रू अर्निंग्स क्यों इतनी मायने रखती है? उनकी तो कई कंपनियों में हिस्सेदारी है। बर्कशायर के रिपोर्ट किए गए मुनाफे अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते। वजह यह है कि उनके पास कई बेहतरीन कंपनियों जैसे कोका कोला में 20% से कम हिस्सेदारी है। अच्छा। ये कंपनियां अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा डिविडेंड में देने के बजाय वापस बिजनेस में लगा देती हैं। इसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स। ये रिटेन्ड अर्निंग्स बर्कशायर की असल आर्थिक ताकत बढ़ाती हैं, लेकिन गैप नियमों के तहत उनकी रिपोर्टेड कमाई में नहीं झलकती। बफेट ने कैपिटल सिटीज ABC का उदाहरण दिया था। बर्कशायर का कमाई में हिस्सा $83 मिलियन से ज्यादा था, पर रिपोर्टेड कमाई में सिर्फ डिविडेंड से मिले $5,30,000 ही दिखे। हाँ, सोचिए $82 मिलियन से ज्यादा वहीं कैपिटल सिटीज में रिटेन्ड हो गए। बाप रे। यही लुक थ्रू अर्निंग्स का विचार आता है। इसे ऐसे समझे, रिपोर्टेड कमाई प्लस निवेशित कंपनियों की रिटेन्ड अर्निंग्स में बर्कशायर का हिस्सा, उस हिस्से पर लगने वाला अनुमानित टैक्स अगर वो डिविडेंड के रूप में मिलता। ओके। 1990 का उदाहरण लें, $371 मिलियन रिपोर्टेड कमाई प्लस $220 मिलियन रिटेन्ड हिस्सा, टैक्स के बाद इज इक्वल टू करीब $590 मिलियन लुक थ्रू अर्निंग्स। ये तो रिपोर्टेड कमाई से काफी ज्यादा है। हाँ, कहीं ज्यादा थी और बर्कशायर की असली कमाई की बेहतर तस्वीर देती थी। ये तो बफेट की जंगल वाले पेड़ की कहानी जैसा है। अगर जंगल में आपका पेड़ बढ़ रहा है तो आप अमीर हो रहे हैं, भले ही आपने उसे अपनी डायरी में नोट ना किया हो। बिल्कुल। मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स का आर्थिक मूल्य इस बात पर है कि कंपनी उसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर रही है, न कि अकाउंटिंग नियम क्या कहते हैं। कोका कोला का उदाहरण सोचिए। जब कोक अपनी रिटेन्ड अर्निंग से अपने शेयर वापस खरीदता है तो बर्कशायर के कोक में हिस्सेदारी अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा। अगर कोक वही पैसा डिविडेंड में देता तो बर्कशायर को टैक्स देना पड़ता और फिर वो उतने शेयर नहीं खरीद पाता। सही। डिविडेंड मिलने पर बर्कशायर की रिपोर्टेड कमाई भले ज्यादा दिखती पर आर्थिक रूप से कम फायदेमंद होता। तो निवेशकों के लिए सबक साफ है, सिर्फ रिपोर्टेड कमाई के पीछे न भागें, अपनी होल्डिंग्स की लुक थ्रू अर्निंग्स और मैनेजमेंट ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल कैसे कर रहा है इस पर ध्यान दें। स्कोर बोर्ड नहीं, खेल का मैदान देखें। बिल्कुल सही। अगला दिलचस्प कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक गुडविल बनाम अकाउंटिंग गुडविल। बफेट मानते हैं कि शुरुआत में वो गुडविल वाली कंपनियों से बचते थे, जो एक गलती थे। हाँ, ये दिलचस्प है। ये गुडविल है क्या और इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, जब कोई कंपनी खरीदी जाती है तो खरीद मूल्य मतलब परचेज प्राइस और खरीदी गई कंपनी की पहचानी जा सकने वाली शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स के बीच का जो अंतर होता है उसे गुडविल कहते हैं। ठीक है। ये एक तरह से ब्रांड वैल्यू, कस्टमर रिलेशन जैसी न दिखने वाली चीजों का मूल्य है। अब नवंबर 1970 के बाद के नियमों के तहत इस खरीदी गई गुडविल को 40 साल तक धीरे धीरे अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ करना पड़ता था। 40 साल तक? हाँ, ये अमोर्टाइजेशन खर्च कमाई को कम दिखाता था, लेकिन इस पर टैक्स की कोई छूट नहीं मिलती थी। अच्छा। सीज कैंडीज का उदाहरण इसे समझने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल। 1972 में $25 मिलियन में खरीदा, जबकि मूर्त संपत्ति टैंजिबल एसेट्स सिर्फ 8 मिलियन थी, तो 17 मिलियन के अकाउंटिंग गुडविल बनी। सही। जिसे 40 साल में राइट ऑफ करना था। 1983 तक ये घटकर करीब 12.5 मिलियन रह गई। लेकिन यहाँ विरोधाभास देखिए। अकाउंटिंग के हिसाब से गुडविल घट रही थी, पर सीज कैंडीज का बिजनेस तो फल फूल रहा था। उसकी कमाई लगातार बढ़ रही थी। इसका मतलब है कि उसकी इकोनॉमिक गुडविल यानी ग्राहकों के मन में उसकी जगह, उसका ब्रांड, वो समय के साथ बढ़ रही थी, जबकि किताबों में अकाउंटिंग गुडविल घटाई जा रही थी। ये तो बिल्कुल उल्टा है।
अकाउंटिंग में गुडविल घट रही है पर असलियत में बढ़ रही है। खासकर महंगाई के दौर में इसका क्या असर होता है? यही इकोनॉमिक गुडविल का असली जादू दिखता है। सीज जैसी कंपनी, जिसे बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा भारी भरकम संपत्ति नहीं चाहिए, महंगाई में फायदे में रहती है। कैसे? मान लीजिए कीमतें और कमाई दोगुनी हो गई। सीज को अपनी $8 मिलियन की मूर्त संपत्ति को शायद $8 मिलियन और लगाकर दोगुना करना पड़े। लेकिन एक ज्यादा पूंजी गहन व्यापार, जिसे मान लीजिए $18 मिलियन की संपत्ति चाहिए थी, उसे अपनी कमाई दोगुनी करने के लिए $18 मिलियन और लगाने पड़ेंगे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल में भारी फर्क आ जाएगा। बिल्कुल। सीज कम अतिरिक्त पूंजी लगाकर ज्यादा मूल्य पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका असली मूल्य उसकी मूर्त संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी ब्रांड पावर यानी इकोनॉमिक गुडविल में है। अच्छा। वो $8 मिलियन लगाकर शायद $25 मिलियन का अतिरिक्त मूल्य बना ले, जबकि ज्यादा पूंजी वाले बिजनेस को $18 मिलियन लगाकर शायद $18 मिलियन का ही अतिरिक्त मूल्य मिले। हर डॉलर निवेश पर $1। समझ गए। इसलिए अच्छी इकोनॉमिक गुडविल वाली कंपनियां महंगाई के दौर में देते रहने वाला तोहफा बन जाती हैं। लेकिन बफेट नकली गुडविल से सावधान भी करते हैं। मतलब अगर किसी औसत दर्जे की कंपनी को बहुत महंगे दाम पर खरीद लिया जाए तो किताबों में दिखने वाली गुडविल का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। सही कहा, वो नोवेल बन जाती है। तो मूल्यांकन करते समय इस अमोर्टाइजेशन को कैसे देखना चाहिए? बफेट दो बातें कहते हैं। पहला, कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखते समय गुडविल अमोर्टाइजेशन को नजरअंदाज करें, ये असली खर्चा नहीं है। दूसरा, अधिग्रहण का फैसला लेते समय भी अमोर्टाइजेशन को नजरअंदाज करें, लेकिन गुडविल बनाने की पूरी लागत को ध्यान में रखें कि पैसा कितना गया। और डेप्रिसिएशन? हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि डेप्रिसिएशन मतलब मशीनों वगैरह की घिसावट एक वास्तविक आर्थिक लागत है। उसे गुडविल अमोर्टाइजेशन से कंफ्यूज ना करें। ओके। इसलिए ईबिटा यानी ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई, जिसे कुछ लोग प्रदर्शन का अच्छा माप मानते हैं, भ्रामक हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जैसी असली लागत को शामिल नहीं करता। डिप्रिसिएशन असली खर्चा है, गुडविल अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग एंट्री। ये फर्क समझना जरूरी है। अब आते हैं ओनर अर्निंग्स पर। बफेट कहते हैं कि गैप कमाई या कैश फ्लो भी पूरी कहानी नहीं बताते। हाँ, उन्होंने स्कॉट फेडजर कंपनी का उदाहरण दिया। मान लीजिए खरीदने से पहले वो कंपनी ओ थी और खरीदने के बाद बर्कशायर के लिए कंपनी एन हो गई। ठीक है। बिजनेस वही रहा, पर खरीदने की वजह से अकाउंटिंग बदल गई। बर्कशायर ने उसे बुक वैल्यू से ज्यादा कीमत पर खरीदा, तो अतिरिक्त कीमत को नियमों के तहत इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट और गुडविल में बांट दिया गया। इससे कमाई पर क्या असर पड़ा? इन बढ़ी हुई संपत्तियों पर ज्यादा डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दिखाना पड़ा। ये अतिरिक्त नॉन कैश चार्ज थे, करीब 11.6 मिलियन सालाना। ओह। इनसे कंपनी एन की रिपोर्टेड कमाई कंपनी ओ से कम दिखने लगी, जबकि असल बिजनेस में कोई बदलाव नहीं हुआ था। और ये अतिरिक्त चार्ज टैक्स में कटौती योग्य भी नहीं थे। तो निवेशक किस कमाई को माने? यही ओनर अर्निंग्स की बात आती है। बिल्कुल। बफेट कहते हैं कि मालिक के लिए असली कमाई है ए रिपोर्टेड कमाई, प्लस बी डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन जैसे सभी नॉन कैश चार्ज, सी बिजनेस को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए जरूरी सालाना औसत कैपिटल खर्च। इसे मेंटेनेंस कैपेक्स कहते हैं। ये फॉर्मूला तो समझ आता है, लेकिन सी यानी मेंटेनेंस कैपेक्स का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल होगा। कंपनियां इसे कम दिखाकर कमाई ज्यादा नहीं दिखा सकती। ये मुश्किल जरूर है और मैनेजमेंट के विवेक पर निर्भर करता है। बफेट खुद कहते हैं, स्पष्ट रूप से गलत होने से बेहतर है अस्पष्ट रूप से सही होना। मतलब एक अंदाजा लगाना जरूरी है, लेकिन लंबी अवधि में बिजनेस को टिकाए रखने के लिए ये खर्च जरूरी है। ओनर अर्निंग्स ही मूल्यांकन का सही आधार है। स्कॉट फिट्जर केस में क्या हुआ? स्कॉट फिट्जर केस में ओनर अर्निंग्स कंपनी ओ मतलब खरीद से पहले के आंकड़ों के ज्यादा करीब थी, क्योंकि असली मेंटेनेंस कैपेक्स सी पुराने डिप्रिसिएशन कंपनी ओ का बी के करीब था, न कि खरीद के बाद बढ़े हुए कंपनी एन के बी के। और ये वॉल स्ट्रीट के पसंदीदा कैश फ्लो मेट्रिक से कैसे अलग है? वॉल स्ट्रीट का कैश फ्लो अक्सर सिर्फ ए प्लस बी होता है, मतलब रिपोर्टेड कमाई में नॉन कैश चार्ज वापस जोड़ देना। हाँ। वो सी यानी मेंटेनेंस कैपेक्स घटाना भूल जाते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बिजनेस को सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी लगातार पैसा लगाना पड़ता है, मतलब मेंटेनेंस कैपेक्स करना पड़ता है। जी। कोई बिजनेस पिरामिड नहीं है जो हमेशा टिका रहे। सही। जो सिर्फ ए प्लस बी देखकर सोचते हैं कि कंपनी के पास बहुत कैश है कर्ज चुकाने या डिविडेंड देने के लिए, वो धोखा खा सकते हैं। यानी अकाउंटिंग बिजनेस की समझ का विकल्प नहीं है, सिर्फ एक टूल है। बिल्कुल।
अब जल्दी से इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू के फर्क को समझ लेते हैं। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू किसी बिजनेस के पूरे जीवन काल में उससे मिलने वाले कैश का आज का डिस्काउंटेड मूल्य है। ये एक अनुमान है, भविष्य के कैश फ्लो और ब्याज दरों पर निर्भर करता है। और बुक वैल्यू वैल्यू से खास लेना देना नहीं होता अक्सर। कॉलेज की शिक्षा वाला उदाहरण यहाँ फिट बैठता है। शिक्षा की लागत उसकी बुक वैल्यू है, पर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भविष्य में होने वाली अतिरिक्त कमाई है। दोनों बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हाँ, और बर्कशायर खुद इसका उदाहरण है। 1964 में उसकी बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा थी, घाटे वाले टेक्सटाइल बिजनेस के कारण। आज उसकी बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है, क्योंकि उसकी कंपनियां जैसे सीज, जीको अपनी किताबी कीमत से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। सही। आदर्श रूप से शेयर का बाजार मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास होना चाहिए। अंत में कुछ और अकाउंटिंग मुद्दों पर भी बफेट ने बात की है। संक्षेप में उन्हें देख लेते हैं। पहला, सेगमेंट डेटा। हाँ, बर्कशायर जैसे जटिल ग्रुप के लिए सिर्फ कंसोलिडेटेड आंकड़े काफी नहीं होते। हर बिजनेस सेगमेंट का अलग डेटा, मतलब सेगमेंट डेटा, उसके असली मूल्य, देनदारियों और मैनेजमेंट के प्रदर्शन को समझने में मदद करता है। लेकिन इसमें भी हेरफेर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ भी मैनेजमेंट आंकड़ों को तोड़ मरोड़ सकता है। वो वाली कहानी है ना, आप कितने चाहते हैं कि 2 और 2 हों। हाँ। दूसरा, डेफर्ड टैक्स। ये मूलतः स्टॉक पोर्टफोलियो के मुताबिक जैसे चीजों के ऊपर अवास्तविक लाभ के ऊपर भविष्य में प्रदेय कर की दाय, मतलब जो मुनाफा हुआ है पर शेयर बेचे नहीं है, उस पर भविष्य में लगने वाला टैक्स। बर्कशायर के विशाल स्टॉक पोर्टफोलियो पर यह लागू होता है। इसका आर्थिक मतलब क्या है? आर्थिक रूप से ये सरकार से मिला एक ब्याज मुक्त कर्ज है, जो शेयर बेचने पर ही चुकाना पड़ता है। लंबे समय तक होल्ड करने से टैक्स चल जाता है, जिसका बहुत फायदा है। अच्छा। तीसरा, रिटायरमेंट के बाद के स्वास्थ्य लाभ। आप पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ बेनिफिट्स। कई सालों तक कंपनियां इन भविष्य की देनदारियों को नजरअंदाज करती रहीं, कैश बेसिस पर चलती थी। मतलब जो पैसा दिया तभी खर्च माना। बिल्कुल। नए नियमों ने उन्हें मजबूर किया कि वे इन खर्चों को अभी से अपनी किताबों में दिखाएं, चाहे भुगतान बाद में हो। जैसा लिंकन ने कहा था, कुत्ते की पूंछ को पैर कहने से उसके 5 पैर नहीं हो जाते। सही बात है। खर्च को खर्च ना मानने से वो गायब नहीं होता। और आखिर में स्टॉक ऑप्शंस, जिसकी अकाउंटिंग पर बफेट खासे नाराज हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। उनका सवाल सीधा है, स्टॉक ऑप्शन अगर कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा है, तो इसे बाकी मुआवजे की तरह खर्च क्यों नहीं माना जाता? मैनेजमेंट क्या तर्क देता है? मैनेजमेंट के बहाने हैं कि मूल्यांकन मुश्किल है, स्टार्टअप को नुकसान होगा, वगैरह। बफेट को ये तर्कहीन लगते हैं। वो पूछते हैं, अगर ये खर्च नहीं है तो क्या है? और अगर खर्च है तो कमाई से क्यों नहीं घटाया जाता? इसे कहाँ छुपाया जाता है? वाजिब सवाल है। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि अकाउंटिंग की भाषा समझना जरूरी है, लेकिन सिर्फ भाषा जानना काफी नहीं, उसके पीछे की आर्थिक सच्चाई को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक थ्रू अर्निंग्स, इकोनॉमिक गुडविल, ओनर अर्निंग्स, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो निवेशकों को रिपोर्टेड आंकड़ों से परे देखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सवाल पर लाकर छोड़ता है, आज की दुनिया जो तिमाही नतीजों और फैंसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग पर इतनी फिदा है, उसमें हम और कौन सी आर्थिक सच्चाइयों को नजरअंदाज कर रहे हैं सिर्फ स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग के चक्कर में? ये सोचने वाली बात है। आज की कौन सी अकाउंटिंग फिक्शन 50 साल बाद उतनी ही हास्यास्पद लगेगी जितनी बेन ग्राहम का 1936 का व्यंग्य आज लगता है? इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगा। जरूर।